नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र अकेडमी में। जी हाँ मित्रों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप सभी की ढेर सारी कमेंट्स आ रही थी सर कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए अन्य सब्जेक्ट की भी आप क्लासेज चलाइए। तो मित्रों, आज से आपके परिवार धर्मेंद्र अकेडमी पर आपके अन्य सब्जेक्ट की सभी क्लासेज की वीडियो बिग मैराथन के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि ज़रा हटके होंगी और सबसे बेहतर भी होंगी। जी हाँ मित्रों, अभी जो हमारी वीडियो चल रही है आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपकी मैथ की क्लास चल रही है, जो सबसे बेहतर वे में आपको समझाई गई है। आप उसे भी जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अदरवाइज आपको इस वीडियो के आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। और ये जो हमारी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की सभी क्लासेज आपके सब्जेक्ट वाइज आप अगर अभी इस समय नहीं देख पाते हैं तो एक चैनल की प्लेलिस्ट में जैसे ही आप पेपर सेकंड या शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो कि एक क्रमबद्ध रूप से विस्तृत रूप से लगी हुई होंगी मित्रों। वहीं पर आप सभी इन मैराथन क्लासेज के जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी साथी धर्मेंद्र एकेडमी विदाउट स्पेस टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जहां से आप यह जो वीडियो की जो पीडीएफ है वो लेटेस्ट है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सबसे बेहतर और अलग वे में शुरू कर सकते हैं मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, उसी जोश और उमंग के साथ प्रारंभ करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका पेपर सेकंड शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए बिग मैराथन क्लास, जो कि हमारी अति लघुत्तरी प्रश्नों की रहेगी। और यह वीडियो संभवतः ऑफिशियली बड़ी होने वाली है, यानी कि लेंथी होगी, इसलिए अगर बीच में आपको ऐसा लगता है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो बीच में ब्रेक भी हैं और आप ब्रेक लेकर के भी फिर पुनः एक बार से प्रारंभ कर सकते हैं मित्रों। तो आप सभी के लिए यह वीडियो द्वितीय प्रश्न पत्र की जो बिग मैराथन है काफ़ी अहम होने वाली है मित्रों, इसलिए वीडियो को लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से सारे वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा आपके परिवार के द्वारा मित्रों। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की क्लासेज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की उसी जोश और उमंग के साथ। तो शुरू करते हैं हमारे जो अति लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला का सीरीज मित्रों। तो पहला ही प्रश्न है, संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है? तो संस्थागत जैसे कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना का निर्माण की प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाती है? नियोजन कहलाती है। संस्थागत का अर्थ होता है मित्रों कि जैसे कि आपका कोई समूह है, एक ग्रुप है, वह अगर विद्यालय ओपन करना चाहता है तो वह समूह के द्वारा, जिसे हम मैनेजमेंट कमेटी कहेंगे, तो उसके द्वारा विद्यालय को किस तरह ओपन किया जाना है, क्या उसका रूपरेखा रहेगी, यानी रूम किस तरह होंगे, क्या उसका बच्चों के खेलने के लिए मैदान का क्या प्रारूप रहने वाला है और टॉयलेट आदि का किस तरह व्यवस्था हो जाएगी। तो ये सभी क्या होती है, एक संस्थागत नियोजन के अंतर्गत आती है, यानी कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना को निर्माण की प्रक्रिया को ही हम नियोजन कहेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए आप शैक्षिक प्रबंधन पढ़ रहे हैं और यह जो आपके शैक्षिक प्रबंधन का जो पार्ट है वो आपके लिए सुपर टेट में भी काफ़ी रोल अदा करता है, ठीक है। तो विद्यालय प्रबंधन से आपको क्या समझते हैं? तो विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना, उसको बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। एक तरह से जैसे मैंने कि प्रीवियस आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि यदि संस्था है आपकी, यानी कोई आपके समूह के द्वारा यदि विद्यालय खोला जा रहा है, ठीक है, तो पहले तो उसकी रूपरेखा या नियोजन करना तो संस्थागत नियोजन कहलाएगा। अब विद्यालय को किस तरह आपको प्रबंध व्यवस्था, यानी प्रबंध का मतलब है व्यवस्था किस प्रकार से करनी है आपकी संस्था या आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा, किस तरह आप अपने जो लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं, उसके लिए एक बेहतर योजना, एक बेहतर प्रारूप तैयार करना और उस योजना पर कार्य करना कि योजना हमारी ये है तो इस तरह हमें इसके क्रियान्वयन करेंगे। और हमेशा अपने विद्यालय के लिए उसको और विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए अपना एक सामूहिक, जैसे कि मैनेजमेंट कमेटी का एक जो प्रयास रहता है वह सतत प्रयास करते रहना ही आपका विद्यालय प्रबंधन कहलाएगा मित्रों। अपने अपने शब्दों में भी बेहतर वे में लिख पाएंगे, ना कि आप ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में ऑलरेडी कि यही बुक वाली लैंग्वेज लिख सकते हैं। बस आपको समझने के लिए एक बेहतर वे में मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, ताकि आप अपने शब्दों में एक अच्छे ढंग से आप जब एग्जाम में क्वेश्चन बने तो उसको प्रस्तुति दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन का जो मुख्य दायित्व होता है वह वहाँ के प्रधानाचार्य का होता है। ठीक है, तो प्रधानाचार्य जो विद्यालय का एक तरह से हम बोलते हैं कि आपके जो विद्यालय उसका एक तरह से मुखिया, जैसे कि हमारे घर में जो हमारे दादाजी या जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमारे घर के मुखिया होते हैं, सेम उसी प्रकार से जो विद्यालय होता है उसका एक मुखिया एक तरह से, जो कि मुख्य प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक भी बोलते हैं, ठीक है, या प्रधानाचार्य भी बोलेंगे उसको, तो वह उसका मुखिया होता है, प्रधानाध्यापक होता है। ठीक है, तो वह विद्यालय के किस तरह प्रबंध, किस तरह रजिस्टर वर्क करना है, किस तरह आदि के संबंध में एक बेहतर एक नियोजन करना, प्रारूप तैयार करना और उसको क्रियान्वयन करना, उसका मुख्य दायित्व होता है कि विद्यालय की प्रबंधनीय किस प्रकार से उसको नियोजित करनी है। यही आपका विद्यालय प्रबंधन भी के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, विद्यालय प्रबंधन की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विशेषता यानी कि गुण उसके, ठीक है, गुण और अवगुण, अवगुण आते हैं दोष में, तो विद्यालय प्रबंधन की क्या कुछ विशेषता होनी चाहिए कि देखिए, विद्यालय प्रबंधन में जो है लचीलापन हो, जिसे हम लोच वाला सिद्धांत बोलते हैं, यानी कि हमारे जो कुछ नियम और जो हमारे द्वारा विकास के लिए, यानी विद्यालय की जो संस्था मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा विद्यालय को ग्रोथ करने के लिए जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा लोच होनी चाहिए, यानी कि लचीलापन हो, यह हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, व्यवहारिकता का मतलब हो ऐसे कुछ नियम हो जिन्हें व्यवहारिक रूप में लाया जा सकता है, तो ये आपकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ लिखिए। या तो इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रबंधन का अर्थ होता है एक संगठन या एक व्यक्तियों का एक समूह। ठीक है, तो सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ होता है संगठन में व्यक्तियों से कार्य करना, ठीक है, यानी एक ग्रुप में एक समूह के द्वारा, जिसे हम संगठन का नाम दे देते हैं, ठीक है, से कार्य कराना। अंग्रेजी अगर शब्द की बात की जाए तो इसे मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि मैनेज के टैक्टफुली, मैनेज यानी मैन टैक्टफुली शब्द से लिया गया है। और प्रबंधन का अर्थ होता है एक तरह से एक समूह में एक विशेष मैनेजमेंट के द्वारा, एक विशेष समूह के द्वारा व्यक्तियों से कार्य कराना या एक प्रारूप रेखा तैयार करना और उसको क्रियान्वयन भी करना, इसी का अर्थ के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुशल प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हैं। कुशल प्रबंधन, कुशल प्रबंधन का अर्थ ये होता है मित्रों कि एक प्रधानाध्यापक कितना उस विद्यालय को प्रबंध करने में कुशल है और इसको स्वीकारते कौन कौन है। तो देखिए, कुशल प्रबंधन को स्वीकारने के लिए सभी जो हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके विभिन्न विभिन्न, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, अपने स्टाफ को किस तरह कुशल प्रबंधन के द्वारा वो प्रबंध करते हैं, जैसे कि वकील है अपने क्लाइंट को वो किस तरह से डील करता है, वह भी उसकी कुशल प्रबंधनता को दर्शाता है। एक शिक्षक है, वो अपने शिक्षक यानी अगर प्रधानाध्यापक है तो विद्यालय के और अन्य अध्यापकों के प्रति उसका व्यवहार क्या है, या फिर बालकों के बीच अंतःक्रिया उसकी किस तरह है। ठीक है, एक किसान है वह किस तरह से प्रबंधन करता है अपने खेती और उसमें फसल उगाने के लिए। इसी तरह एक उद्योगपति, व्यापारी आदि, ये किस तरह अपने एक कुशल प्रबंधन के द्वारा अपने आगे वाली प्रक्रिया को एक मैनेज करते हैं, एक इस तरह से कहें हम कि स्वीकारते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुशल प्रबंधन का महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंधक नियोजन अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में किस प्रकार सहायक होता है। यानी जो प्रबंधक नियोजन होता है, जो अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशनल के नियंत्रण करने में। ठीक है, यानी आपसे कोई प्रेरित होकर के कार्य कर रहा है। ठीक है, तो प्रबंधन के द्वारा नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। क्योंकि देखिए, प्रबंधन एक तरह से है कि एक तरह से आपको प्रबंधन के रूप में, जैसे मान लीजिए आप एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, तो आपकी प्रबंधन कुशलता इतनी उच्च स्तरीय है कि जिससे कि आपके अन्य जो आपके सहायक अध्यापक हैं वो आपसे प्रेरित होंगे, वो आदर्श रूप में रहेंगे, तो वो आपसे मोटिवेट होते रहते हैं। तो उनका जो डेवलप होना होता है यानी विकास होता है, तो उससे उसमें क्या होता है, उनके किसी भी क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें डेवलप होता है, यानी कि विकास होता है, तो उसमें वृद्धि भी होगी। ठीक है, और यही प्रबंधनकर्ता कुशल प्रबंधन के द्वारा इन सभी तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। यानी कि आपकी जो संस्था है, जैसे कि आपका जो विद्यालय है, वो आपकी प्रबंधन कुशलता के आधार पर एक बेहतर वे में और एक जिस तरह हम बोलते हैं समाज में एक तरह से आपका जो मुख्य रूप से विद्यालय की जो भूमिका होती है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, वह उचित कदम उसमें और डेवलप करेगा और उठा भी सकता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय भवन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन होने चाहिए। यानी जो आपका विद्यालय भवन होता है, यानी कि स्कूल की जो चार दीवारी हम बोल सकते हैं, तो क्या क्या भौतिक संसाधन, यानी भौतिक संसाधन उसमें क्या क्या होने चाहिए।
तो विद्यालय भवन के अंतर्गत विद्यालय निर्माणशाला, निर्माणशाला का अर्थ होता है कि जिस समय आपने इस विद्यालय का निर्माण किया है, किन किन महानुभावों का इसमें योगदान रहा है, उसको भी एक पोस्टर के माध्यम से, एक या जैसे हम बोलते हैं उनके माध्यम से दर्शाना। प्रयोगशाला जो कि विद्यालय का हृदय कहलाया जाता है, ठीक है, उसका होना बेहद महत्वपूर्ण है। खेल के लिए मैदान जिसमें बालक अपने सामाजिक गुणों को सीखते हैं। पुस्तकालय, फर्नीचर, विद्यार्थियों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था, बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था होती है आदि। ये सभी उपकरण आदि उसमें क्या होते हैं, भौतिक संसाधन यानी विद्यालय की जो चार दीवारी यानी कि भवन होता है उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और सभी विद्यालयों के लिए कार्यों के ये सकुशल संचालन में महत्वपूर्ण और होते हैं और अपना योगदान यानी कि मदद भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्यालय में पुस्तकालय क्यों आवश्यक है, यानी जो लाइब्रेरी होती है वो विद्यालय में क्यों आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुस्तकालय जो होता है विद्यालय के हृदय कहा जाता है। तो पुस्तकालय व वाचनालय विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी के पास कोई एक्स्ट्रा पीरियड होता है या फ्री पीरियड, किसी कारणवश एग्जाम के कारणवश या किसी कारणवश शिक्षक जो है वह क्लास नहीं ले पाता है, तो विद्यार्थियों को जो समय होता है ना वो बर्बाद ना हो। जो अध्ययन का समय है तो विद्यार्थी उसको लाइब्रेरी में बिता सकते हैं, तो वहाँ का जो माहौल है एक तरह से शैक्षिक वातावरण तैयार हो जाता है उस लाइब्रेरी के माध्यम से उस विद्यालय का। अतः विद्यालय में पुस्तकालय का होना बहुत जरूरी है। पुस्तकालय में अच्छे स्तर की पुस्तकें होनी चाहिए, यानी एक अच्छे लेवल की, जिस तरह से विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता है उस लेवल की पुस्तकें होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो पुस्तकालय की खुली व्यवस्था होनी चाहिए। खुली व्यवस्था का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों के लिए ओपन है, सभी विद्यार्थी, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे कुछ पुस्तकालय निजी होते हैं, कुछ सार्वजनिक होते हैं, तो ये सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियों की कौन सी गठित की जानी चाहिए, यानी छात्रावास जो होता है यानी जिसे हम हॉस्टल बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, तो उसको एक सकुशल रूप से संचालन करने के लिए कौन कौन सी समितियां गठित की जाती हैं या की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कमेटियां या कहें हम ये कुछ समितियां को गठन किया जाना चाहिए, जिसमें भोजन समिति होती है, वो विद्यार्थियों के द्वारा जो हॉस्टल में या जो छात्रावास में जो विद्यार्थी रह रहे हैं, जो छात्र छात्राएं उनकी भोजन की व्यवस्था करती है, भोजन समिति का ये कार्य होता है, ठीक है। साफ सफाई समिति, विद्यालय में एक साफ सफाई समिति होती है जो विद्यार्थियों के साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती है। एक अनुशासन समिति होती है, ये होनी भी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अनुशासन में रहना बेहद आवश्यक है, इसलिए उनको अनुशासन समिति के माध्यम से गाइडलाइन दी जाती है समय समय पर। और खेल समिति का कार्य ये होता है, खेल समिति भी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को समय समय पर खेल के माध्यम से उनमें सामाजिक गुण और उनके जो शारीरिक विकास के लिए अहम रोल अदा करती है। वहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, यानी जो हमारी परंपरागत जो संस्कृति है उससे विद्यार्थियों को अवगत कराना, जो हमारे मूल होते हैं उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाना, इस यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा या सांस्कृतिक समिति के महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। तो ये कुछ कमेटियां हैं जो कि छात्रावास को संचालन करने के लिए अपनी भूमिकाएं अदा करती हैं और ये गठित होनी भी चाहिए। नेक्स्ट है आपका विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय जो बालक होते हैं वो खेल प्रिय होते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार हम भी शिक्षक जो होते हैं वो विद्यार्थियों को खेल खेल में शिक्षा भी देते हैं। तो खेल प्रिय होता है एक बालकों की, एक तरह से हम वो कहें कि हॉबी होती है खेल की। तो विद्यालय में मैदान का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेलों के लिए बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, जिससे देखो खेल खेल में एक तो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण भी करता है और खेल खेल में उसका क्या होता है, शारीरिक विकास भी होता है और खेल के माध्यम से वह भी सामाजिक गुणों जैसे मित्र, समूह भावना आदि का गुणों का भी डेवलप होता है। एक तरह से हम कहें कि विद्यार्थी के जीवन का जो है अहम रोल अदा करता है खेल, विद्यालय खेल, ठीक है। तो विद्यालय में खेल के मैदान होना बेहद महत्वपूर्ण और आवश्यक भी है, ताकि विद्यार्थियों का जो शारीरिक विकास है और उनका सामाजिक विकास है आदि ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानवीय संसाधनों के प्रबंध से क्या तात्पर्य है। मानवीय संसाधन तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मानवीय संसाधन का अर्थ होता है कि जो मानवीय हैं यानी मानव, उनके द्वारा क्या क्या यूज में लिया जा रहा है वह संसाधन, ठीक है। तो किस तरह मानवीय संसाधन के प्रबंधन का तात्पर्य उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, यानी कि किस व्यक्ति की कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है, उसके अनुरूप उसको कार्य को देना, कार्य कराना, उससे यह उसके अंतर्गत आता है मानवीय संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत। और जिसके कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है
कि देखा जाता है कि व्यक्ति कितना कार्यकुशल है इस क्षेत्र में, उसके पश्चात उस क्षेत्र का उसको कार्य दिया जाता है। और मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार यानी कि जिसे हम मूल आधार बोलते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आपके सहायक अध्यापक, अगर आप प्रधानाध्यापक हैं तो, और अन्य विद्यार्थियों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसके माध्यम से जो मानवीय संसाधन है उनकी सकुशलता के आधार पर एक बेहतर में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास भी किया जा सकता है इसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रबंधन किसे कहते हैं? प्रबंधन का अर्थ होता है मित्रों एक तरह से जैसे कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके नियोजन, एक तरह से प्रारूप रूपरेखा जिसे हम बोलते हैं, तैयार कर लेना और उसमें नियमों को लागू करना, यानी किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया को ही प्रबंध कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी विद्यार्थियों को अगर कोई भी कार्य कराना है तो पहले आप एक योजना बना लीजिए, एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए, फिर कुशलता से उसको संपन्न कराए जाने की जो प्रक्रिया होती है या कराए जाना ही आपका क्या होता है, एक प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र बताइए। तो देखिए विद्यालय प्रबंध का जो क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र तो विस्तृत है ही, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ हम मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, जैसे कि शिक्षा के विकास का लक्ष्य निर्धारित करने में विद्यालय प्रबंध की विशेष अहम यानी कि हम कहें कि अहम भूमिका होती है। नियोजन के कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन भी करना, किस तरह से हमारी जो प्रबंधन कार्य प्रणाली है वह किस दिशा में गतिमान है और कितनी उसका जो रिजल्ट फुल रहा है, क्या उसमें सुधार होने चाहिए, ये आदि प्रबंधन के कार्यों के आकलन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है? यानी जो विद्यालय प्रबंधन होता है उस क्या करता है, वो सबसे पहले तो वो लक्ष्य निर्धारित करता है कि ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए, फिर उन लक्ष्यों या उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनी कार्य योजना, एक कार्य प्रणाली तैयार करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रबंधन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्रतिपादन प्रबंध समिति के द्वारा, यानी कि जो विद्यालय होता है एक या समूह या एक संगठन होता है या एक संस्था होती है, उसकी जो प्रबंध समिति होती है जिसे मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, वह एक उचित दिशा में उचित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की ओर कार्यशील रहती है और उनका ही प्रतिपादन वह विद्यालय प्रबंधन के लिए करती है। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय प्रबंधन का आकलन कौन कौन सी समितियां करती हैं? मान लीजिए आप एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं, तब जो आपकी प्रबंधन की कुशलता है तो आपकी कौन कौन सी समितियां आपके विद्यालय को बार बार जांचने आती हैं, जिसे हम निरीक्षण बोलते हैं। तो जिसमें शिक्षक परिषद होता है, छात्र परिषद के नेता कोई आ सकता है, ठीक है। शिक्षक समितियां जो तैयार होती हैं, विशिष्ट समितियां होती हैं, एक ग्रामीण स्तर पर भी होती हैं, ठीक है, एक प्रधान के अंतर्गत आती हैं, और एक कुछ सामाजिक सेवा समितियाँ होती हैं। ये हमारे विद्यालय प्रबंधन के लिए, आकलन के लिए समितियाँ कार्य जो है वो कर सकती हैं, ठीक है, और करती भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई 4 कार्य बताइए। यानी विद्यालय प्रबंधन का जो क्षेत्र है उसके क्या क्या कुछ कार्य होते हैं, उनमें से सिर्फ 4 कार्य बताने हैं। काफ़ी कार्य हैं, ये भी आप उचित तरीके से समझ पाए होंगे। शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, यानी जो शिक्षक वर्ग होता है, जैसे हम सहायक अध्यापक का पूरा एक ग्रुप होता है, वर्ग होता है, उसके कार्य को एक समन्वयक तरीके से उनमें तालमेल बिठाना, ठीक है, ये विद्यालय प्रबंधन का कार्य होता है। पाठ्यक्रम नियोजन की एवं कार्य विभाजन, यानी पाठ्यक्रम को नियोजन किस प्रकार करना है, उनके कार्य को विभाजन किस तरीके से करना है, एक प्रधानाध्यापक, एक विद्यालय प्रबंधन का कार्य होता है। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना भी, यह भी एक अहम भूमिका होती है उनकी। और विद्यालय का बजट बनाना, सबसे अहम रोल होता है कि विद्यालय का बजट कितना है, किस तरह से, किस रूपरेखा में या किस दिशा में जो विद्यालय का बजट होता है वह विद्यालय की दिशा को गतिमान करता है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय की गतिविधि में अध्यापक के स्थान के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा है। यानी जो विद्यालय की जो चारदीवारी के अंतर्गत जो गतिविधियां होती हैं एक अध्यापक की, तो उसके संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने क्या कुछ कहा है। तो विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इनके द्वारा कहा गया है। तो इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा है कि अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक तरह से कहें विद्यालय और समाज के बीच की कड़ी होती है एक अध्यापक, ठीक है। वह उस धुरी के समान है जो बौद्धिक परंपराओं व तकनीकी क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। यानी जो हमारी संस्कृति है, क्षमता है, यानी एक तरह से भविष्य निर्माता भी कहा जाता है उसे, और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है, क्योंकि हमारी प्राचीन सभ्यता से वह हमें अवगत कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना। यानी जो
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का एक्ट है वो 1993 में बना था, ये आपको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये वस्तुनिष्ठ में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग के विचार लिखिए, यानी इनका अध्यापक के प्रति क्या कुछ विचार था। तो मुदालियर आयोग के अनुसार हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक ही है और उसके व्यक्तित्व गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल एवं समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है। तो इनका कुछ विचार ये था कि इनके द्वारा कहा गया था कि जो सबसे शिक्षा का पुनर्निर्माण करने में, यानी एक तरह से हम शिक्षा का पुनर्गठन करने में अध्यापक का जो है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इनके द्वारा माना गया था। उसका व्यक्तित्व किस तरह होना चाहिए, उसका व्यवसाय, उसकी शैक्षणिक योग्यता का प्रभाव जो है उसके सामाजिक जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इनके द्वारा अध्यापक के संबंध में कहा गया था डॉक्टर एस मुदालियर आयोग के द्वारा। अगर इसके आयोग की गठन की बात की जाए तो 1952-53 में इसका गठन किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? लक्ष्मण सिंह मुदालियर जी के द्वारा कहा गया था। उन्हीं के नाम पर इसका आयोग का नाम मुदालियर आयोग रखा गया था, जो कि मद्रास जो विश्वविद्यालय था उसके उप कुलपति ठीक है थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समुदाय का क्या अर्थ है? ठीक है, तो अंग्रेजी वर्ड जो है कम्युनिटी है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किन से मिलकर बना है? कम और माइनस से। तो इसे आप समझ सकते हैं कि समुदाय में, जैसे अंग्रेजी में कम्युनिटी शब्द कहते हैं, और कम्युनिटी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कम मत का अर्थ होता है एक साथ, यानी कि टुगेदर, और माइनस का अर्थ होता है सेवा करना, यानी कि टू सर्व। इस प्रकार अगर हम बात करेंगे कि समुदाय का यानी कि कम्युनिटी का पूर्ण रूप से अर्थ क्या होगा, तो होगा एक साथ सेवा करना, यानी कि टू सर्व टुगेदर। बोगार्ट्स महोदय के द्वारा भी इसके संबंध में कुछ कहा गया है, यानी कि डेफिनेशन दी गई है, और ये डेफिनेशन जो होती है जो कथन के संबंध में वस्तुनिष्ठ में बनती है, इसलिए विशेष तरीके से इसको की पॉइंट के माध्यम से ज्ञात करेंगे। तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में ही हम की भावना होती है, वह एक क्षेत्र विशेष में रहता है। ठीक है, तो कुछ मात्रा में हम की भावना बोगार्ट्स महोदय के द्वारा दी गई थी, किसके संबंध में? समुदाय के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में है? कई बार बना है, ये इंपोर्टेंट भी है, इसलिए आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का जो संस्थान है वो दिल्ली शहर में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, स्कूल व समुदाय के संबंध में जॉन ड्यूवी जी का क्या कहा था, या उनका कथन क्या है? तो जॉन ड्यूवी जी के द्वारा स्कूल एवं समुदाय के संबंध में क्या कुछ है, तो सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चे के लिए जो चाहते हैं, समुदाय सभी बच्चों के लिए वही चाहता है। स्कूलों के लिए अन्य कोई आदर्श संकीर्ण तथा असुंदर होगा, और उसे कार्यान्वित करना अपने लोकतंत्र को नष्ट करना होगा। यह कुछ स्कूल एवं समुदाय के संबंध में जॉन ड्यूवी महोदय के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम शिक्षा समिति के कार्य लिखिए। और कई बार यह भी बन जाता है, पूछ लिया जाता है ग्राम शिक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है, ये याद रखना होगा। तो इसके कार्य जो हैं वो निम्न प्रकार होते हैं। और ग्राम शिक्षा समिति के कार्य जिस तरह आप जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर विद्यालय की जो शिक्षा की व्यवस्था, उसके प्रबंधन की देखरेख के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो विद्यालय के सामानों में सुधार के सुझाव देना इनका कार्य होता है कि ये इस तरह होना चाहिए आदि। शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समाचार अर्थात उनकी जानकारी को प्रदान करना कि कौन शिक्षक कितना एब्सेंट है, कितना लेट आ रहा है आदि के संबंध में। एवं बेसिक विद्यालय के भवनों में सुधार तथा विभिन्न विद्यालयों की मरम्मत के लिए सुझाव देना इस समिति का कार्य होता है। तो याद रखेंगे, इसका जो मुखिया होता है, एक तरह से हम कहें तो इसका मुखिया जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है ग्राम शिक्षा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई थी? ठीक है, तो देखिए मातृ जो शिक्षक संघ होता है उसकी जो हमारे माता बहनाएं जो विद्यालय में प्राइमरी लेवल में अध्ययन करा रही हैं, जूनियर लेवल में भी हैं, तो उनकी सुरक्षा हेतु तो शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई थी, कि यानी शिक्षा के और समाज के बीच में जो भेदभाव की जो है उसको दूर करना और महिलाओं तक उनको लाभ पहुंचाना ही इस शिक्षक संघ का कार्य होता है। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ यानी कि मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है, और इस जो कि काफ़ी प्रोग्रेस पर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिभावक शिक्षक संघ में
सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। यानी एक जो शिक्षक संघ या बनाया जाता है उसमें जो अभिभावक शिक्षक संघ होता है तो उसकी संख्या 20 होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। जिसमें आरक्षण दिया होता है, आरक्षण के नियम से यानी कि 15% महिलाएं आदि कुछ होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो देखिए बजट एक तरह से हम कहें कि कमर्शियल क्षेत्र यानी कि कार्मिक क्षेत्र का शब्द है। अगर इसका संबंध पूछा जाए तो कमर्शियल क्षेत्र यानी कि ये कार्मिक क्षेत्र का संबंध जो है, इसका संबंध है बजट से। और इसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा के बूर्जट किस शब्द से हुई है, बूर्जा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े की थैली के रूप में लगाया जाता है या लिया जाता है इसके अर्थ को, फ्रेंच भाषा के बूर्जट शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। विद्यालय जो अनुदान आयोग है उस पर क्या कुछ टिप्पणी आपने शब्दों में लिखी है, इस तरह भी आ जा सकता है, ठीक है। तो विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है, उसका प्रतिशत अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं, जो भी उसमें रख रखाव विद्यालय का मरम्मत, उसकी जो फर्नीचर आदि की व्यवस्था होती है, इसी अनुदान के द्वारा अब शिक्षकों को भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ही किया जाता है, जो कि वर्तमान समय में आप सभी इससे अवगत भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय से प्राप्त धन का क्या होता है। यानी जो भिन्न भिन्न समुदाय के एक सामाजिक रूप से जो कमेटी होती है या ग्रामीण के रूप से जो ग्रामीण धनी लोग होते हैं वो विद्यालय को अपना जो धन देते हैं, तो उसका क्या होता है। तो विद्यालय को समुदाय के सदस्यों यानी धनी मानी जिसे हम बोलते हैं तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों हेतु, यानी कि विद्यालय के क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं, विद्यालय में क्या कुछ कमी है उनको देखना और जो कुछ कमियां उनको दूर करना, उनको सुधार करना, यह धन विद्यालय की वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता है, ठीक है। तो इस धन का काफ़ी अहम रोल होता है और समुदाय के सदस्यों में विद्यालय में कमरे का भी निर्माण करा सकते हैं इस धन के द्वारा, कि यदि विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक है और ठीक नहीं है, कमरे भी कम है, तो आप इसका भी इसमें कर सकते हैं, इस धन का उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय है, ठीक है। यानी जो क्लासरूम का जो प्रबंधन होता है, तो वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके, ठीक है। यानी प्रभावी बनाने के लिए जैसे कि TLM आता है, विभिन्न टीचर लर्निंग मटेरियल जो होता है, ठीक है, उससे विद्यार्थियों के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उस अपने शिक्षण को एक शिक्षक एक अति प्रभावी बना सकता है। उनकी बैठने की व्यवस्था को ध्यान में रख करके, उनको जो ब्लैक बोर्ड है उसके एंगल को अच्छी तरीके से देख करके आदि के माध्यम से एक बेहतर वे में एक प्रोजेक्ट के माध्यम से या विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से, ये सभी हमारे कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं और इनकी व्यवस्था करनी भी चाहिए एक बेहतर, यानी एक तरह से एक प्रभावी शिक्षण के लिए प्रत्येक शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदर्श विद्यालय से आपका क्या आस है। आदर्श का मतलब होता है एक तरह से हम कहें कि हमारा जो नेता है, यानी बालकों में जैसे कि जो शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, तो वो अपने क्या होता है नेता चुनने की जो कला होती है वो आदर्श, यानी हमें जो आगे बढ़ना है इसके अकॉर्डिंग, यानी कोई एक विशेष व्यक्ति को रख लेते हैं। तो इसी प्रकार आदर्श विद्यालय होते हैं, क्या कि ये विद्यालय उस रूप में होना चाहिए कि जो हमारे आदर्श विद्यालय जो हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, इसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो, इसमें छात्रों को चलने फिरने का पूर्ण सुविधा हो। एक तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी अन्य विद्यालय को देख लें, उससे मोटिवेट हो जाए, तो हमारा विद्यालय भी अगर आप अध्यापक हैं तो इस रूप में होना चाहिए, उसमें ये व्यवस्था होनी चाहिए विद्यार्थियों हेतु, शिक्षकों हेतु आदि के लिए। ये एक तरह से आदर्श सोच यानी कि एक बेहतर गुड थिंकिंग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए कितनी रकम दी जाती है, ठीक है। तो जो TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करने के लिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को एक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इनका यूज करने के लिए कुछ मनी मिलती है, जो कि 500 रुपये होती है, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्रावास का वार्डन कैसा होना चाहिए। यानी जो छात्रावास होता है, यानी जिसे हम गर्ल्स हॉस्टल बोलते हैं, ठीक है, तो उसका वार्डन कैसा होना चाहिए। एक अच्छा सुदृढ़ वार्डन होना चाहिए, जिसमें चरित्र जो होता है, यानी कि वहाँ पर जो भी स्टाफ है उसका चरित्र जो हो एक तरह से स्नेहपूर्ण होने, यानी माता पिता की तरह व्यवहार करने वाला हो, उनको अनुशासित करने वाला हो, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला हो, जिस तरह की उनकी जो आवश्यकता होती है दैनिक जीवन की, तो ये कुछ उसमें ध्यान में रखा जाना चाहिए गर्ल्स हॉस्टल के लिए। तो ये इस तरह का एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक इस तरह का एक फॉर्मेट या प्रारूप होना चाहिए उसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय बताइए। यानी अगर आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है और आपसे पूछा जाता है कि लाइब्रेरी की सुधार हेतु आप कुछ अपने व्यक्तिगत विचार बताइए या इस तरह होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं या जो एक बेहतर वे में एक गुड थिंकिंग के द्वारा आप बता सकते हैं कि किस तरह ये और बेहतर बनाई जा सकती है। तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना होगा आपको, तो पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था हो, ठीक है। तो देखो एक विशेष एंगल में और एक विशेष प्रारूप में, एक फॉर्मेट में पुस्तकालय में फर्नीचर की यानी कि बैठने की एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी अगर वहाँ पर अध्ययन करें, जो उनके समय होता है उस समय का सदुपयोग करें, तो एक गुड वे में और अध्ययन भी अच्छी तरीके से कर पाएँ। बुक बैंक की स्थापना होनी चाहिए। बुक बैंक का अर्थ होता है कि सभी प्रकार की बुकें वहाँ पर होनी चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होती हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी में होनी चाहिए। जिस प्रकार का आपका विद्यालय है और जिस प्रकार के वहाँ पर विद्यार्थी हैं किस स्तर के हैं। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी अनावश्यक घटनाएं हो जाती हैं या कुछ इस तरह के अनावश्यक जो बालक होते हैं वो इसमें प्रवेश पा लेते हैं और अन्य विद्यार्थियों को पढ़ने में बाधा डालते हैं। इसलिए लाइब्रेरी कार्ड के द्वारा ही प्रवेश दिया जाए ताकि वही विद्यार्थी इसमें एंटर कर पाएँ जो कि अध्ययन के लिए हैं। और विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय का कालांश निर्धारित हो, यानी इतने समय में, यानी एक पूरा जो हमारी टाइम टेबल होती है विद्यालय की, ठीक है, टाइम टेबल जिसे हम सारणी बोलते हैं, तो उसमें पुस्तकालय के लिए भी एक कालांश होना चाहिए कि इतने समय में आप पुस्तकालय में अध्ययन करोगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हो या कोई भी आपको स्टडी करनी है तो आप वहाँ उतना समय दिया जाना चाहिए, जैसे कि अन्य कालांश यानी कि अन्य सब्जेक्ट के लिए भी होता है, जिससे विद्यालयों में और विद्यार्थी में जो पढ़ने की, जो पुस्तकालय में पढ़ने की रुचि है ना, वो उत्पन्न हो जाएगी, जिससे विद्यार्थी आगामी यानी आगे चल करके अपने अध्ययन को और प्रबल बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल का क्या महत्व है। तो विद्यार्थी के जीवन में खेल अहम रोल अदा करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे कि छात्रों के स्वास्थ्य एवं आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति एवं विकास की दृष्टि से खेल का विशेष महत्व होता है। अब देखिए, विद्यार्थी के स्वास्थ्य का अर्थ होता है उसके शारीरिक विकास के लिए, उसको स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी का एक अच्छी तरीके से शारीरिक विकास नहीं होगा तो वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा, वो अस्वस्थ होता रहेगा, ठीक है। कई बार कुछ ऐसी अनावश्यक बीमारियां होती हैं जो बालक को जकड़ लेती हैं, तो विद्यार्थी के लिए खेल के माध्यम से वह स्वस्थ रहता है तो प्रफुल्लित रहता है और उत्तेजित भी रहता है, ठीक है। और उसकी आंतरिक प्रवृत्तियों की जो अभिव्यक्ति होती है, यानी विद्यार्थियों के द्वारा एक दूसरे से जो सामाजिक गुण होता है, एक दूसरे से विचार उनके सामने रखने की या विचारों के आदान प्रदान करने की जो अभिव्यक्ति होती है उसको भी होता है, सबसे ज़्यादा अधिक डेवलप होती है आपके खेल में एक समूह के द्वारा, ठीक है। तो इसका भी अहम रोल होता है, आप विशेष याद रखेंगे। और विद्यार्थी जो जीवन होता है वो खेल प्रिय होता है। कई बार शिक्षक जी भी जो होते हैं वो खेल में हम अध्यापक यानी कि क्या करते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा भी प्रदान करते हैं, जिससे उसका अधिगम स्तर क्या होता है, अत्यधिक प्रभावी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनपीआरसी का प्रमुख कौन होता है। तो एनपीआरसी होती है उसका प्रमुख जो होता है वो संकुल प्रभारी होता है वहाँ का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, एनपीआरसी का जो प्रमुख है वो वहाँ का संकुल प्रभारी होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक के अतिरिक्त बालक के विकास में अन्य कौन कौन से साधन आवश्यक हैं। यानी एक शिक्षक का बालक को एक तरह से जो होता है कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, उसको बनाने में एक तरह से उसको तैयार करने में शिक्षक का रोल तो होता है, उसके बाद अन्य क्या क्या साधन होते हैं, ठीक है। तो बालक के विकास के लिए अन्य साधन जैसे कि पीने के लिए शुद्ध जल होना चाहिए, क्योंकि जब तक विद्यार्थी को पीने के लिए शुद्ध पेय जल नहीं मिलेगा तो वो क्या हुआ, बार बार अन्य जगहों पर वो विद्यार्थी भटकता रहेगा, जिससे उसका अध्ययन में मन नहीं लगेगा। बैठने की एक गुड एंगल एक अच्छी व्यवस्था में होनी चाहिए। उनका फर्नीचर व्यवस्था किस तरह की है वो भी देखना है तुम्हें। हवादार कमरे होने चाहिए, यानी कमरे किस प्रकार के हैं, ठीक है, वो हवादार होने चाहिए। पेड़ पौधे, यानी कि विद्यालय का जो वातावरण है वो एक तरह से पेड़ पौधों से युक्त हो, जहाँ पर विद्यार्थियों को एक शुद्ध और स्वच्छ वायु प्रदान हो सके, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर हो। और उनके फर्नीचर का जो विशेष ध्यान रखना है कि जो किस तरह विद्यार्थियों के एक विशेष वे में फर्नीचर को तैयार किया जाना चाहिए, जिससे कि बैठने में भी विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो और उनको ना कुछ रीढ़ की हड्डी या आदि संबंध में बैठने में कोई अन्य प्रॉब्लम हो इनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समय तालिका एक साधन है या साध्य है बताइए। यानी जो विद्यालय की जो एक टाइम टेबल सारणी होती है वो साधन है या साध्य है, इसके रूप में आपको बताना है। तो जो टाइम टेबल सारणी होती है यानी कि समय तालिका होती है को स्वयं में एक साधन के रूप में समझना चाहिए। यह साध्य नहीं है। जहाँ भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की है वहीं हमने अपने गौरव को समाप्त कर दिया है। तो आप समझ चुके होंगे जो टाइम टेबल है वो एक तरह से विद्यालय
के जो रूपरेखा है उसको तैयार करने में, विद्यालय के कालांश को बनाने में, यानी एक साधन के रूप में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, यह किस महोदय के द्वारा कहा गया है? ठीक है, जिस प्रकार आपके जो घर होता है उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा आप क्या करते हो, भिन्न भिन्न जो भी होते हैं आप मल्टीमीडिया जो होते हैं उनको वहाँ से उपयोग कर पाते हो। तो ठीक वैसे ही जो टाइम टेबल होती है वो स्कूल का एक स्पार्क प्लग की तरह होती है, जिसमें टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग की तरह होती है, जिसमें उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को उस टाइम टेबल जिसे हम बोलते हैं सारणी के माध्यम से उसको संचालित किया जाता है, उसके कालांशों को विभाजित किया जाता है कि ये कालांश उस सब्जेक्ट का है, ये इस समय पर प्रारंभ होगा आदि। नेक्स्ट है समय सारणी क्या है? ठीक है, तो समय सारणी अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह क्या कहलाती है, उसकी टाइम टेबल एक समय सारणी कहलाती है। यानी कि जैसे कि दैनिक कार्यों का मतलब होता है कि किस समय पर हमारी प्रेयर होनी है, कितने समय पर विद्यार्थियों को क्लासरूम में एंट्री देनी है, और किस टाइम से विद्यार्थियों के कालांश का समय निर्धारित होता है, और उसमें लंच कब होना है आदि को एक दैनिक योजनाबद्ध रूप से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैनिक योजनाबद्ध से, यानी रोजमर्रा के जो विद्यार्थियों में जो विद्यालय में जो गतिविधियां होती हैं तो एक निश्चित रूप में एक बेहतर वे में संचालित करने के लिए, एक योजनाबद्ध क्रम से संचालित करने के लिए टाइम टेबल अहम रोल अदा करती है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका, रॉस के अनुसार पाठ सहगामी क्रियाएं क्या हैं? यानी जो पाठ सहगामी क्रियाएं क्या हैं वो रॉस महोदय के विचार में आपको बताना है। तो रॉस महोदय के अनुसार है, शिक्षा प्रक्रिया की धारणा जो बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभवों या प्रत्यक्ष जीवन यापन द्वारा सीखने में विश्वास करती है। स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेकर एक सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। इन आदर्शों की प्राप्ति हेतु विद्यार्थियों को स्वैच्छिक क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। स्वैच्छिक क्रियाओं का अर्थ ये होता है मित्रों, जैसे कि पाठ सहगामी क्रिया होती हैं जिसमें विद्यार्थियों को एक स्वच्छ रूप से यानी स्वतंत्र रूप से अपनी जो पाठ से संबंधित क्रिया करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, जिससे क्या होता है वो उसकी वास्तविकता से समझते हैं, उसकी वास्तविकता को समझते हैं, और अपने जो ग्रुप होता है समूह में, तो वहाँ से उनकी सामाजिकता के जो गुण होते हैं वह एक रूप में छोटे से समाज के रूप में अपने ग्रुप को बना लेते हैं, और उसमें भी वह सामाजिक गुणों भी होते हैं उसके सीखते हैं, और अपना जो एक जीवन है उस आदर्श रूप में, जैसे कि आपने देखा है विद्यार्थी जब होते हैं बाल्यावस्था में क्या करते हैं, खिलौनों से खेल खेलते हैं, तो वो गुड्डे गुड़िए से आदि से तो क्या करते हैं वो वही खेल खेलते हैं जो उसके आदर्शों द्वारा होता है, यानी एक के रूप में इधर उधर जो समाज में उनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक विशेष आदर्श के रूप में पाठ सहगामी क्रियाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए विद्यार्थियों को। नेक्स्ट आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता बताइए। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? जैसे कि अभी आपने समझा था मुदालिर आयोग को। ठीक है, तो स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिले जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की समृद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों के विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उसमें मनोरंजक कार्यों, क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करें और उनकी विभिन्न रुचियों में डेवलप करें। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का पाठ सहगामी क्रियाओं के संबंध में एक विचार था कि पाठ संबंधी सहगामी जो क्रियाएं हैं वो कैसी हों, एक तरह से स्वच्छ और खुले वातावरण में हो, एक आनंदप्रद हो, एक सुव्यवस्थित स्कूल भवन में हो, जिसमें कि विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से, उसमें मनोरंजक कार्यप्रणाली के माध्यम से या अन्य कार्य क्रियाओं के माध्यम से एक तरह से बच्चों को सुव्यवस्थित तरीके से उनका विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद जी के क्या कहा था? ठीक है, तो स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद जी का जो मत है वो सबसे अहम है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके द्वारा यह कथन कहा गया था कि फुटबॉल का जो मैदान होता है या एक तरह से जो मैदान होता है विद्यार्थियों के लिए, जो खेल का जो मैदान होता है उसके संबंध में कहा गया है कि विद्यार्थी यहाँ पर विभिन्न सामाजिक गुणों का जो सीखते हैं, जो कि आप भगवत गीता के उस समय के अपेक्षा इस समय आवश्यकता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति जो को गठन किया जाता है वो ग्रामीण स्तर पर होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो इसकी ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ये इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या
सामग्रियां आती हैं, यानी हमारे जो शैक्षिक उपकरण होते हैं जिसे TLM बोलते हैं हम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो उसके अंदर क्या क्या सामग्री आती हैं, तो ये भी कुछ याद रखना है आपको। जैसे कि आपका श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियां, ग्राफ तथा विज्ञान की शिक्षण सामग्री आदि, ये जो है हमारे एक शैक्षिक उपकरणों का एक अंतर्गत आती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। पेयजल व्यवस्था का अर्थ तो ये होता है कि विद्यालय में जो पीने का पानी होता है वो किस तरह से व्यवस्थित किया हुआ है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वह पानी पीने योग्य है या नहीं है, तो इसकी व्यवस्था करना ही आपका क्या होता है, पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत आता है। यानी स्वच्छ और एक ठंडे शीतल यानी पेयजल बोलते हैं वह होना चाहिए, और जिसमें विद्यार्थियों को अगर इसकी व्यवस्था कहाँ पर होनी चाहिए, तो जैसे कि जो भिन्न भिन्न विद्यालयों का जो एक साइड में जो टॉयलेट होता है उसके आसपास होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को कोई भी असुविधा ना होनी चाहिए। मानवीय संसाधन के अंग बताइए। तो मानवीय संसाधन आप अच्छी तरीके से बलिविद से परिचित हैं। मानवीय संसाधन का अर्थ होता है कि जो मानवीय रूप से जो उसके जीवन में जो संसाधन का कार्य करते हैं, जैसे एक प्रधान अध्यापक है, शिक्षक है, छात्र एवं जो समुदाय हुए हैं, वो सभी मानवीय संसाधन के रूप में अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानवीय संसाधन के प्रबंधन की कोई दो विशेषता यानी कि गुण भी पूछा जा सकता है इस जगह पर, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो मानवीय संसाधन के प्रबंधन की जो विशेषताएं हैं या गुण हैं वो निम्न है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका, मानवीय संसाधन का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक माना गया है, क्योंकि एक उत्तम शिक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जब मानवीय संसाधनों का प्रबंधन का एक विशेष रूप से प्रबंध किया जाएगा। मानवीय संसाधन के प्रबंधन में से विद्यालय में सुधार होता है, निश्चित रूप से सुधार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलग्न होता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारा ये कार्य है और हम ही को इस समय तक करना है, तो वह अपनी निष्ठा और पूर्व के साथ उसमें लगा रहता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पर जो मानवीय संसाधन होती है उसका प्रबंधन होता है, उसमें सुधार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सफल शिक्षक में कोई दो गुण का उल्लेख कीजिए। कि मान लीजिए आप, जैसे कि सभी शिक्षक सफल हैं और आप मान लीजिए कि आप एक सफल शिक्षक हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपकी सफलता के क्या क्या गुण होने चाहिए आप विद्यालय के अंतर्गत, तो वो आप अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं मित्रों। तो अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी एक आदर्श के रूप में ग्रहण सकें और उससे कुछ सीख सकें। उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसा होना चाहिए, उसके पढ़ाने का जो प्रभावशालीता होनी चाहिए, और उसका शारीरिक एवं मानसिक रूप से वो विद्यार्थी स्वस्थ भी होना चाहिए, ठीक है, ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। और सेकंड और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अध्यापक को मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान, ना कि आपको आप जानते हैं किताबी ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान, जिससे वो बालकों को पढ़ सके, उसकी भिन्न भिन्न योग्यताओं को, भिन्न भिन्न रुचियों को, उनकी प्रेरणाओं को समझ करके उनकी ही योग्यता के अनुसार उनका उचित मार्गदर्शन कर सके। यह विशेष विद्यालय शिक्षक के अंतर्गत एक गुण होता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इसीलिए सफल शिक्षक के गुण के अंतर्गत सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है। तो देखिए, विद्यालय प्रबंध समिति में सभी का प्रतिशत जो होता है उसमें अलग अलग होता है, जहां पर महिलाओं का प्रतिशत जो पूछा गया वो 15% होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होता है। प्रबंधकीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 20 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वाद विवाद वह भाषण से क्या लाभ होता है, तो जैसे देखो, जैसे अगर हम अपने वे में कहें कि अंत्याक्षरी बोलते हैं जिसे, ठीक है, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता, तो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के द्वारा एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी जाती है, तो उससे लाभ जो है वो क्या होता है, जिससे आप अच्छी तरीके से विदित हैं कि बौद्धिक रुचियों एवं योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह यानी कि बोलने की क्षमता, जो झिझकने की क्षमता होती है, स्पष्ट चिंतन, एक शुद्ध और स्पष्ट चिंतन करने की योग्यता, आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण बातों के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, यानी जो इस समय की जो वर्तमान में स्थिति है किस तरह की जो है उनको प्रशंसात्मक दृष्टिकोण रखना, आत्मनिर्भर होना विद्यार्थी को बिना किसी झिझक के, आत्मविश्वास, जब देखिए विद्यार्थी की जो अभिव्यक्ति प्रवाह का स्तर बढ़ जाएगा तो स्वयं उसके अंतर्गत आत्मविश्वास भी आ जाएगा, एवं संतुलन और वांछनीय गुणों के विकास हेतु वाद विवाद प्रतियोगिता को रखा जाता है और इसका अहम रोल भी होता है, ठीक है। इसके समान अन्य कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो कि विद्यार्थियों को रुचियों, उनकी योग्यताओं, अभिव्यक्ति प्रवाह, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास आदि का एक संतुलन समन्वय स्थापित कर सके। तो इन सभी का एक समन्वय, एक तरह से कहें एक बेहतर कॉम्बिनेशन करने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय पर्व आप अच्छी तरीके से विदित हैं। तो राष्ट्रीय पर्वों में जो प्रमुख है वो गणतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, गांधी जयंती,
ये सभी हमारे राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत आते हैं, इसे भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में स्थान बताइए। जैसे कि मैं आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि संचयी जो अभिलेख होते हैं, जो विद्यार्थियों के क्या करते हैं, विद्यार्थियों के जो आगामी जो किस तरह की क्रियाकलाप है उनका आकलन, उनका निर्धारित करते हैं। तो सेम उसी प्रकार सूचना एवं अभिलेखों से विद्यालय प्रबंधन की प्रगति की दिशा को ज्ञात किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है कि हमारा जो विद्यालय है वो किस दिशा में गतिमान हो रहा है। तो सूचना एवं अभिलेखों का विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। ठीक है, प्राप्त सूचनाओं को लिखित रूप में रखना ही अभिलेख कहलाता है। यानी जो कुछ सूचनाएं होती हैं आपके विद्यालय के प्रबंधन के संबंध में, उनको लिखित रूप में अभिलेख में ही रखा जाता है। अभिलेखों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। अतः सूचना एवं अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे मैंने आपको संचयी अभिलेख बताए थे प्रीवियस सेमेस्टर में, इसी तरह सूचना एवं अभिलेख एक तरह से दोनों तरह से एक सिक्के को दो पहलू समझिए। ठीक है, तो विद्यालय का एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय किस दिशा में गतिमान हो रहा है, इन सभी जानकारियों को रखना जिस अभिलेख के अंतर्गत वह सूचना एवं अभिलेखों के अंतर्गत आता है विद्यालय प्रबंधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यालय विद्यालय की नाड़ी संस्थान है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह कथन किसका है? डेफिनेशन भी आती है तो इसे याद रखेंगे। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी महोदय के द्वारा विद्यालय का जो कार्यालय होता है उसको नाड़ी संस्थान कहा गया है। किसको कहा गया? विद्यालय के कार्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉग बुक बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपने इसका अच्छी तरीके से अध्ययन किया है कि लॉग बुक आखिर होती क्या है। तो इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। ठीक है, वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है, अगर हम कहें तो अपने शब्दों में। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है क्रमबद्ध रूप से, एक क्रम से, जिसमें जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, उसके यंत्र, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर। एक तरह से लॉग बुक होती है कि हम कह सकते हैं कि विद्यालय के विकास का एक क्रमबद्ध तरीके से रूप से अध्ययन करना, यानी उसके बारे में जानना ही आपका लॉग बुक का उसमें विशेष रूप से अंकित होता है कि क्या क्या हमारे विद्यालय में कोर्स हैं। एक तरह से हम विद्यालय डायरी भी बोल सकते हैं, जिसमें विभिन्न कोर्स होते हैं, विभिन्न पाठ्य पुस्तकों का एक प्रारूप होता है, उसके यंत्र आदि के रूप में कौन कौन विद्यालय में निरीक्षण कर चुका है, क्या टाइम टेबल है, ये इसके अंतर्गत सभी आती हैं लॉग बुक के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका, प्राथमिक विद्यालय को ग्रांट कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय को जो ग्रांट प्रदान करता है वो ग्राम पंचायत तथा सरकार प्रदान करती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्कूल कैलेंडर में क्या होता है? स्कूल कैलेंडर, जैसे कि मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने फॉर्मेट में अपने रूप से किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना समय देना चाहते हैं, सेम वही रूप होता है आपके विद्यालय कैलेंडर का। ठीक है, तो यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं का तिथियां, उनका क्रियान्वयन किस तरह करना, एक तरह से प्रारूप रेखा पहले से ही तैयार कर ली जाती है। प्रवेश की तिथि कब रखनी है, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह आदि, अभिभावक सम्मेलन, इन सभी की संभावित तिथियां तय कर दी जाती हैं एक तरह से स्कूल कैलेंडर के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए क्या कुछ आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो, किस समय किस सब्जेक्ट को देना है, और उसके जिससे कि आप आगामी जो परीक्षा है उसको बेहतर तरीके से करेक्ट कर पाएँ। तो सेम सिचुएशन स्कूल कैलेंडर की होती है। वही प्रारंभ होने से पहले विद्यालय का जो सत्र प्रारंभ होता है और उससे लेकर अंत तक की सारी गतिविधियों का इसमें पहले से ही तय कर लिया जाता है कि ये इस समय पर होनी है, और इनका एक रूपरेखा एक तरह से प्रारूप तैयार कर लिया जाता है। वही आपका विद्यालय कैलेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धाराओं के प्रकार बताइए। तो धाराएं जो होती हैं तापमान के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। ठीक है, ज्वार भाटा कैसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्रीवियस सेमेस्टर में आपने साइंस में पढ़ा भी था कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण जो समुद्री तटों पर जो 24 घंटे में 2 बार जल के किनारों पर एक बार आगे बढ़ना और फिर वापस लौटना, ठीक है, यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, ज्वार और भाटा। ठीक है, इस प्रकार यानी कि ऊपर उठने को ज्वार कहेंगे और नीचे जो उतरने की प्रक्रिया होती है उसको भाटा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्वार भाटा से लाभ क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ लाभ होते हैं, ये भी विशेष लाभ हैं जो निम्न हैं। ज्वार के समय उथले बंदरगाहों की गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलयान भी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और भाटे के साथ लौट आते हैं। इस प्रकार माल ढोने
वाले जलयानों द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। यानी एक तरह से कहें हम आयात और निर्यात के में जो बंदरगाह होते हैं तो वहाँ की गहराई बढ़ जाएगी, पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसमें आसानी से जो वहाँ से जो जलयान जाते हैं और आते हैं वो उनमें सुगमता मिल जाती है। यानी एक तरह से कहें माल ढोने और पहुँचाने की जो व्यवस्था है वो सुगम हो जाती है इनके द्वारा। ज्वारीय शक्ति से क्या होता है कि विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, आप सभी इससे अवगत हैं। ज्वार आने के कारण समुद्र तट पर अनेक प्रकार की वस्तुएं जैसे सीप है, शंख है, मोती आदि वस्तु किनारों पर आ जाती हैं, जिसमें कई बार मरे शंख आदि भी मिल जाते हैं। और ज्वार भाटे के आने से नदियों के मुहाने की गंदगी साफ हो जाती है तथा नौकायन में भी सहायता मिलती है। आदि कुछ हमारे जो ज्वार भाटा के लाभ हैं, इनको भी विशेष याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राकृतिक आपदा तथा मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। तो प्राकृतिक आपदा जो कि प्रकृति के द्वारा होती है, ठीक है, और मानव आपदा का मतलब होता है मानवकृत, यानी मानव की गलतियों के कारण जो आपदा है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों में और इसको हम अध्ययन करेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं में पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव होता है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई आज वर्षा होगी या आज भूकंप आएगा या आज कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये सभी हमारी क्या होती है, प्राकृतिक आपदा होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि भूकंप आना निश्चित भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन विभिन्न टेक्नोलॉजी हैं, उससे पहले वर्तमान टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि संभवतः आपको निश्चित एक तिथि के अंतर्गत एक दायरा दे देती है कि इसके अंतर्गत आने वाला है, ठीक है। सुनामी का आना, बादलों का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी आदि ये सभी हमारे प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। वहीं पर अगर मानवकृत आपदाओं की बात करते हैं तो मानव के कुप्रबंध तथा दुष्कर्मों के कारण जो उत्पन्न होती है, जैसे कि इस समय वर्तमान समय ये है कि वनों का दोहन अत्यधिक हो रहा है। जब वनों का दोहन अत्यधिक होगा तो आप सभी इससे जानते हैं कि जो है वातावरण जो है वो दूषित होता चला जा रहा है, जिसमें तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं आदि। ये सभी क्या है, ये मानवकृत आपदाओं के अंतर्गत ही आएंगी। तो इसमें की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान भी किया जा सकता है जो मानवीकृत आपदा होती हैं, ठीक है, जैसे आग है, परमाणु आपदाएं, आतंकवादी गतिविधि आदि, ये सभी हमारी किसके अंतर्गत आ रही हैं, मानवीकृत आपदाओं के अंतर्गत आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भूकंप किसे कहते हैं, ठीक है। तो भूकंप किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो ये भी आज ध्यान रखना है। तो सीस्मोग्राफ यंत्र होता है, ठीक है, जैसे भूकंप मापी यंत्र बोलते हैं। तो भूकंप धरातल की ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल की ऊपरी अथवा निचली चट्टानों की जो लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होता है, जिसकी जो का पृथ्वी की जो 3 सतह होती हैं, तो सबसे जो निचली सतह होती है वहां से ये प्रारंभ होता है, इसका उद्गम स्थल होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका बाढ़ आने के कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी बाढ़ आने के मुख्य रूप से कारण क्या हैं, ठीक है। तो ये निम्न कारणों से आती है कि भारी वर्षा या चक्रवाती वर्षा जो कि सबसे ज़्यादा अहम होती है बाढ़ आने के लिए। अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जल स्तर बढ़ जाएगा तो भिन्न प्रकार के जो बांध हैं वो टूट जाते हैं और वहाँ के जो आसपास के जो ग्राम इलाके होते हैं वहाँ पर क्या हो, जलमग्न हो जाती हैं। वर्तमान समय में आप देख ही रहे हो जैसे कि असम और उसमें, ठीक है। तो भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में तीव्र गति से चक्रवाती से भयानक बाढ़ आ जाती है। कई बार समुद्र में एक भयानक तूफान चक्रवाती अपनी वेग होता है तो उसके कारण भी बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट है आपका बादल फटना, यानी बादल का फटना किसे कहा जाता है। तो बादल फटने के दौरान तेजी से आंधी आती है, बिजली कड़कती है और इस दौरान हवा में मौजूद आयन में के रूप में विद्युतीय आवेश के रूप में बादल मौजूद पानी को बड़ी मात्रा में ऊपर उठा देता है और इस विद्युतीय आवेश के अचानक बंद हो जाने के कारण से पानी एक बारगी एक छोटे दायरे में तेजी से बौछार के रूप में गिर जाता है, यानी आवेशित हो जाना, फिर एक दूर से छूट जाना, अट जाना उनका, तो एक ही स्तर पर वह पानी इकट्ठा हो जाता है और फिर वहीं पर एक तेजी से बौछार के रूप में गिरता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हो जाती है, जिसे बादल फटना कहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बादल फट गया पानी गिर गया, बादल फटने का अर्थ होता है एक स्तर पर एक विशेष दायरे के अंतर्गत ही विशेष तेज से बौछार का होना, ठीक है। ऐसे बादलों को अत्यधिक घनत्व के कारण होता है। अगर यह प्रक्रिया पूछी जाती है किसके कारण होती है, तो अत्यधिक घनत्व के कारण होती है। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ होता है कि जनसंख्या की अनियंत्रितता, ठीक है। जैसे कि आप जान रहे हैं वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है वो आप अच्छी तरीके से विदित हैं। जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि ने देश की जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट के नजदीक पहुंचा दिया है, जिसके कारण सरकार द्वारा किए जा रहे मानव कल्याण के कार्य अपर्याप्त ही नहीं बल्कि अनुपयुक्त भी होते जा रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी है जिसके कारण से जो कार्य किए जा रहे हैं वो एक तरह से उनके लिए सूक्ष्म
जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरे की तरह कार्य कर रहे हैं। अतः जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे तो यह स्थिति को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहलाते हैं। जैसे कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं जनसंख्या विस्फोट का अर्थ किस रूप में और किस लिए लिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका TLM ग्रांट का पूरा नाम है। TLM ग्रांट का पूरा नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान, ठीक है। यानी जो हमें TLM जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है उसको प्रदान कराता है, ठीक है, वह TLM ग्रांट का पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। शारीरिक शिक्षा, जो बालक होते हैं वो खेल प्रिय होते हैं। शारीरिक शिक्षा का अर्थ ये होता है कि इसके अंतर्गत खेल कूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग आदि की क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए या कराया जाता है, वह आपकी शारीरिक शिक्षा कहलाती है, जिसके अंतर्गत बालक के शारीरिक का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके स्वास्थ्य का, वहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार का होना चाहिए आदि का योगासन के माध्यम से, भिन्न भिन्न व्यायामों के माध्यम से, स्काउटिंग गाइडिंग के माध्यम से, जैसे कि आप सभी को भी DLED में स्काउटिंग गाइडिंग का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो आपकी शारीरिक शिक्षा को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कार्यानुभव में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे कि कार्य प्लस अनुभव, अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो कार्यानुभव के अंतर्गत कृषि, बागवानी, कताई बुनाई, सिलाई कढ़ाई जो होती है, हस्तकला इत्यादि क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। जैसे कि गांधी जी का कथन भी है कि विद्यार्थी को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो कि उसके आगामी आने वाले भविष्य में उसके लिए क्या किसका, उसकी उन्नति का, उसके जीवन यापन का साधन बन सके, ठीक है। तो उन्होंने हस्तशिल्प को भी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर अपेक्षा रखता है। यानी जो ग्राम शिक्षा निधि होती है उसका जो अकाउंट खोला जाता है वो जॉइंट अकाउंट होता है, तो वहाँ पर किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है ये विशेष ध्यान रखना होता है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक या प्रभारी के संयुक्त रूप में होता है। ग्राम प्रधान के रूप में होगा, जो कि प्रधान और अध्यापक विद्यालय का और ग्राम प्रधान होता है उसके एक जोड़ रूप में होगा, या वहाँ का एक प्रभारी तैयार कर दिया जाता है तो उसके रूप में होता है। वह उस जो भी निधि आती है उसको धन को निकाल लेते हैं, उन दोनों के हस्ताक्षर के द्वारा ही निकाला जाता है और दोनों की सहमति के आधार पर ही उसको खर्च किया जाता है कि ये विद्यार्थियों की इस प्रगति के लिए, यानी इस क्षेत्र में इन प्रगतियों के लिए हेतु किया जाना है, जिसमें विद्यालय की जो रूपरेखा है उसमें जैसे फर्नीचर है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, विद्यार्थियों के लिए खेलकूद का सामान है आदि, इसके लिए इसको खर्च किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व को बताइए। तो सबसे पहले मान लीजिए आप एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, तो आप एक तरह से अपना थिंकिंग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि जब आप व्यवहारिक रूप से किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे, वही मैं आपको कराने जा रहा हूँ कि आपके सभी के क्वेश्चनों को व्यवहारिक रूप से अध्ययन होगा, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि आप एक प्रधानाध्यापक हैं तो आपके क्या क्या दायित्व बनते हैं, वही आप इसमें एज इट इज लिख सकते हैं एग्जाम में जब भी ये प्रश्न बनेगा। तो मुख्य अध्यापक भी के प्रमुख कार्यों को हम निम्न प्रकार भागों में व्यक्त कर सकते हैं। एक तरह से विद्यालय की योजना बनाना, किस तरह से क्या क्या पूरे हमारे दैनिक जीवन की जो क्या क्या योजना है उसका प्रारूप तैयार करना, परिनिरीक्षण करना, शिक्षण प्रक्रिया को पथ प्रदर्शन करना, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कराना समय समय पर, संपर्क कर्तव्य जैसे हम अभिभावक के बीच में और विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं उनके बीच में जो सहसंबंध स्थापित करना, और अंत में मूल्यांकन करना शिक्षकों का भी और विद्यार्थियों का भी। ये सारे कुछ प्रधानाध्यापक के मुख्य रूप से दायित्व भी होते हैं। और यहाँ पर जो सबसे अहम जो दायित्व होता है प्रधानाध्यापक एवं विद्यार्थियों के बीच की अंतःक्रिया का, इसलिए एक प्रधानाध्यापक को कम से कम 4 क्लास विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। ये आप अच्छी तरीके से विदित हैं, जिससे विद्यार्थियों के उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं उनको जानने का उनको अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रधानाध्यापक को पथ प्रदर्शन किस प्रकार कराना चाहिए। यानी यदि आप समझ सकते हैं कि यदि आपके विद्यालय में अकुशल प्रधानाध्यापक है तो आपको किस तरह उसका पथ प्रदर्शन करना चाहिए, इसमें दिया हुआ है, प्रश्न में पूछा गया, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। तो मुख्य अध्यापक से हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि वह शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के सामने या उनके समझ उठने वाली समस्याओं का निदान या तो स्वयं करे या उन लोगों के लिए इसको सक्षम बनाए। वह यह सक्षमता तभी प्रदान कर सकता है जब उसमें निर्देशन एवं परामर्श देने की सक्षमता होगी। मुख्य अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह निर्देशन व परामर्श के उद्देश्य व नवीन विधियों का ज्ञान रखे। उसकी अभिव्यक्ति निर्देशन प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए, जिससे वह छात्रों व अध्यापकों को सही दिशा की ओर उन्मुख कर सके। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यदि
प्रधानाध्यापक का क्या गुण होना चाहिए। एक प्रबंधन में सकुशल प्रबंधन का गुण होना चाहिए, यानी उसमें निर्देशन एवं परामर्श की एक विशेष योग्यता या क्षमता होनी चाहिए, जिससे वह जो भी शिक्षकों के संबंध में, विद्यार्थियों के संबंध में कोई भी समस्या यदि आ रही है तो उनको स्वयं उसका निराकरण कर सके। ये नहीं कि वह स्वयं निराकरण ना कर करके बेसिक शिक्षा परिषद के पास जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह स्वयं उनका अपने स्तर से निराकरण कर सके, और ये उसमें ये गुण होना भी चाहिए जिसमें वह नवीन विधियों एवं प्रविधियों का भी ज्ञान रखता हो, जिससे कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में समन्वय स्थापित भी किया जा सके। ये एक अच्छा पथ प्रदर्शन होना चाहिए प्रधानाध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोजेक्टर क्या है। प्रोजेक्टर, ठीक है, तो इसमें चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित किया जाता है, जैसे OHP होता है, ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी एक कोई नोट्स है आपका, एक उसको आप प्रोजेक्टर की सहायता से एक बड़े रूप में, विस्तृत रूप में, बृहद रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्यालय में जनसंपर्क कैसे करना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है विद्यालय में। और जनसंपर्क की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मुख्य अध्यापक यानी कि प्रधानाध्यापक विद्यालय व समाज के जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। एक तरह से समाज एवं विद्यालय की बीच की जो कड़ी होती है वो प्रधानाध्यापक ही होता है, ठीक है। कुछ लोगों का यह विचार भी है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों व समाज के सदस्यों में साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो विद्यालय, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विद्यालय एवं समाज के बीच की जो कड़ी होता है, एक मुख्य अध्यापक यानी कि प्रधानाध्यापक होता है, वह उसका संबंध विद्यार्थियों के अभिभावकों से इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का शिक्षकों से सामंजस्य स्थापित कर सके और छात्रों से, कि ताकि उनके संबंध जो है, जो उनके बीच की जो अंतःक्रिया है ना, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे वो उनके जो भी सामने जो भी विसंगतियां आती हैं तो उनको दूर किया जा सकता है इस जनसंपर्क के माध्यम से। तो विद्यार्थी यानी जो प्रधानाध्यापक है वह एक सामाजिक रूप से हम कहें तो समाज से भी उसे जुड़ा रहना चाहिए विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है, यह कथन किस महोदय का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में बनी है ये डेफिनेशन। यह कथन किस महोदय का है, तो जो H.G. वेल्स के अनुसार कहा गया है, क्या कहा गया है कि शिक्षक जो है इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे, शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता है। यह किस कथन किस महोदय का है, H.G. वेल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये अनुसार है ये। प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार शिक्षक क्या है, ठीक है, प्रोफेसर जो हुमायूं कबीर थे उनके अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या रूप दिया था इन्होंने। तो इनके अनुसार शिक्षा पद्धति की कुशलता शिक्षकों की योग्यता पर निर्भर है। अच्छे शिक्षकों के अभाव में सर्वोत्तम शिक्षा पद्धति का भी असफल होना अवश्य भी है, ठीक है। यानी अगर शिक्षक की योग्यता या कुशल शिक्षक नहीं हुआ तो आप अच्छे से अच्छी शिक्षा की जो सर्वोत्तम पद्धति है वह भी उसमें असफल हो जाएगी, क्योंकि जब तक शिक्षक कुशल नहीं होगा। अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा पद्धति के अधिकांशतः दोषों को दूर किया जा सकता है। यदि एक सकुशल शिक्षक है, एक बेहतर शिक्षक है, कुशलता पूर्वक है, ठीक है, तो अगर उस शिक्षण पद्धति में कुछ भी विसंगतियां आ रही हैं तो वह अपने स्तर पर उनको दूर भी किया जा सकता है, इन जो कि प्रोफेसर कबीर महोदय के द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा शिक्षक के रूप में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जॉन न्यूटन ने शिक्षक के विषय में क्या कहा है। तो जॉन न्यूटन का मत क्या है शिक्षक के रूप में, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो एक डॉक्टर कुछ मरीजों को मार देता है और फिर भी मरीज को देखना जारी रखता है, उसी प्रकार एक आर्टिक द्वारा निर्मित भवन यदि गिर जाता है तो वह अन्य भवनों का निर्माण का कार्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। बहुत से अक्षम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके द्वारा किए गए कार्यों के परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, जिसे हम कहें कि अप्रशिक्षित शिक्षक, ठीक है। यहाँ पर एक बिल्कुल से मुहावरा सटीक बैठता है कि यदि अगर कोई भी डॉक्टर अप्रशिक्षित है तो उसके द्वारा जो दवा दी जाएगी या जो इलाज करेगा तो अधिकांश जो मरीज हैं या तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वह अपना कार्य जारी रखता है। तो यही एक तरह से होता है कि एक अप्रशिक्षित शिक्षक हुआ तो उसके द्वारा जो शिक्षा किस प्रकार की दी जानी है आप ये अच्छी तरीके से अवगत हैं, ठीक है। परंतु यदि एक शिक्षक असक्षम है तो वह लोगों के जीवन से तब तक खिलवाड़ करता रहेगा जब तक कि वह अवकाश प्राप्त नहीं कर लेता है। ये जॉन न्यूटन महोदय का है। यानी एक अगर अप्रशिक्षित या कि एक असक्षम शिक्षक वह कितने विद्यार्थियों या बच्चों के साथ खिलवाड़ करता करेगा तब तक कि जब तक उसे वहाँ से निकाला ना जाए या उसे अवकाश प्राप्त नहीं कर लेता है। यह जॉन न्यूटन महोदय का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। जिस प्रकार डॉक्टर मरीजों को मार देता है उसी प्रकार एक आर्टिक यानी कि एक जो
भवन निर्माता होता है, यदि भवन उसके द्वारा बनाया जाए, अगर उसमें उसका प्रारूप या उसका जो मटेरियल है वो अच्छी तरीके से उसमें ना लगा जाए तो वह भवन जो है ज़्यादा नहीं चलता है। ठीक वैसे ही यदि एक अप्रशिक्षित शिक्षक है या असक्षम शिक्षक है, अगर वह विद्यार्थियों को पढ़ाता है तो एक तरह से यही करेगा कि वो रेत के किले तैयार करेगा जो कभी भी गिर सकता है। आप याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मीना मंच क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बना भी है, याद रखेंगे इसको। सरकार ने मीना मंच का योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया गया था। यानी मीना मंच एक ऐसा मंच होता है जिसमें शिक्षाओं को बालिकाओं को उनकी शिक्षा के प्रति मोटिवेट करना और शिक्षा के प्रति जागरूक करना ही इस मंच का उद्देश्य होता है। इस शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक की बालिका की जो प्रमुख भूमिका होती है उसको दर्शाया जाता है विभिन्न रूपों के माध्यम से, विभिन्न नाटकीय ढंग में भी इसको मीना मंच के माध्यम से प्रस्तुत भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यवेक्षण की परिभाषित कीजिए, यानी पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। जैसे कि प्रीवियस सेमेस्टर में आपने अध्ययन भी किया हुआ है। यहाँ पर निम्नलिखित है, एडम्स एवं डिस्की के अनुसार कहा गया है कि पर्यवेक्षण संस्थाओं के सुधार के लिए एक नियोजित कार्यक्रम है। और विल्स महोदय के अनुसार कहा गया है कि आधुनिक पर्यवेक्षण शिक्षण व अधिगम को श्रेष्ठ विकास में भी सहायक होता है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे आप, पर्यवेक्षण और निरीक्षण क्या है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। तो पर्यवेक्षण का जो अंग्रेजी अगर हम कहें तो सुपरविजन, सुपर का मतलब क्या होता है? एक बेहतर दृष्टि। ठीक है, अगर हिंदी अनुवाद हम करेंगे अपने शब्दों में तो जिसका हिंदी रूपांतर होता है कि उच्च दृष्टि, यानी कि सुपरविजन एक अच्छी तरीके से दृष्टि रखना जो विद्यालय विकास की गति को प्रदान कर सके। उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए जिससे विद्यालय संगठन के सभी घटकों का समुचित विकास हो सके। ठीक है, पर्यवेक्षक का काम उन स्कूलों का मार्गदर्शन करना है और समस्याओं का समाधान में सहायता करना है जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी प्रदान की गई है। सुपरविजन मतलब उच्च दृष्टि की देखरेख करना जिसके माध्यम से क्या कुछ विद्यालय के कार्यक्रम हैं उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप रखना, उनके सभी संगठकों को यानी घटकों को समुचित डेवलप हो इस तरह के उनका क्रियान्वयन करना आदि। ये सभी किसके अंतर्गत आता है? एक पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है आपका, विद्यालयों को अनुदान किन किन माध्यमों से प्राप्त होता है? तो विद्यालयों को कई माध्यमों से जो है अनुदान प्रदान होता है। जैसे पहले तो राज्य सरकार के द्वारा ही प्राप्त होता है, फिर ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्राप्त होता है और वहाँ के जो स्थानीय निकाय होते हैं वहाँ से प्राप्त होता है, और जो ग्रामीण और सामाजिक स्तर पर जो धनी व्यक्ति होते हैं वह भी इनको अनुदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी अगर बीएसए जो है बेसिक शिक्षा अधिकारी है तो उसकी क्या की भूमिका होनी चाहिए? ठीक है, तो उसका आप अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के बेसिक शिक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है जिसे जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंध की व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में होता है। ठीक है, तो समस्त रूप से यानी उस जिले के समस्त जितने भी प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके प्रबंधन की एक तरह से व्यवस्था का जो संपूर्ण दायित्व होता है वो बीएसए पर ही होता है, और वह उनके विभिन्न समय समय पर निरीक्षण क्रियाकलाप कार्यान्वयन आदि के करता रहता है, और ये उनकी एक भूमिका के लिए सबसे अहम दायित्व भी होता है। नेक्स्ट है आपका, एमडीएम वितरण पंजिका से आप क्या क्या आशय है? एमडीएम, ठीक है, तो इनमें विद्यालयों में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, उस दिन उपस्थिति छात्रों की संख्या, मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या, भोजन से पूर्व हाथ धोने वाले बच्चों की संख्या, मेनू के प्रकार आदि के दिन का विवरण रहता है। तो एमडीएम टेबल जो होती है, ठीक है, तो उसमें विद्यार्थियों के उस दिन यानी कि पर डे रेगुलर कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, वहाँ पर लंच में यानी कि मध्याह्न में भोजन क्या उसका मेनू रहा था, विद्यार्थियों कितने विद्यार्थियों को द्वारा वो बांटा गया आदि का विवरण एमडीएम टेबल में होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका, कन्वर्जन कास्ट से क्या अभिप्राय है? कन्वर्जन कास्ट, ठीक है, तो प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में प्रत्येक बच्चे के ऊपर जो धनराशि निर्धारित रहती है उसे कन्वर्जन कास्ट बोलते हैं। जैसे कि निर्धारित है कि प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा, जैसे अगर मान लीजिए प्राइमरी की देखें तो उनके चावल आदि और इनके समक्ष में जो कितना यानी 5 रुपये 6 रुपये का जो बजट आता है उसको ही हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जन कास्ट कहे जाएंगे। यानी विद्यार्थी को ज़्यादा जो मध्याह्न भोजन में उनके द्वारा जो उनके ऊपर जो खर्च धनराशि की जाती है वही आपके कन्वर्जन कास्ट कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभिभावक की विद्यालय प्रबंधन में क्या भूमिका होती है या होनी चाहिए? ठीक है, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो अभिभावक द्वारा
अपने बालकों हेतु वातावरण का सृजन कराना चाहिए जिससे बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सके। यानी अभिभावकों का इतना प्रबंधन में रोल अदा होता है, महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि वहाँ का वातावरण किस रूप का है, विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच में संबंध किस तरह है और एक अभिभावक और एक शिक्षक के बीच में अंतर क्रिया क्या है, तो जिससे विद्यार्थियों की जो सर्वांगीण विकास की ओर हम जो बात करते हैं शिक्षा के माध्यम से वह अच्छी तरीके से हो सके। तो ये अभिभावक प्रबंधन की होना भी उसमें, इसलिए अभिभावकों को विद्यालय समिति में भी स्थान मिला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी परिषद जो होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1961 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। स्कूल चलो अभियान जो उत्तर प्रदेश में है वो 2004 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का परिचय दीजिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो कि नई दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसे कई बार पूछ लिया जाता है NIE की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन कराना है। यह स्कूली शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य के लिए उत्तरदायी एवं है और कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिश के आधार पर इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान या शिक्षण परिषद जो होता है वो क्या करता है, इसका कार्य अगर पूछा जाता है तो क्षेत्र शिक्षक के जो प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि आप जो DLED का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो आदि जो शिक्षक को प्रदान किए जाते हैं, उनकी संगोष्ठियों, उनकी कार्य योजनाओं का, तो ये इस सभी ये जो है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान का ही कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के कार्य बताइए। ठीक है, तो केंद्रीय शैक्षिक जो तकनीकी संस्थान होते हैं उनके क्या कुछ कार्य हैं, तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो केंद्रीय शैक्षिक संस्थान शिक्षण सामग्री एवं शैक्षिक तकनीकी जैसे कि शैक्षिक दूरदर्शन ETV एजुकेशन टेलीविजन एवं शैक्षिक रेडियो एजुकेशन रेडियो के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। ठीक है, एवं हार्डवेयर द्वारा उनके प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी है। यह संस्थान शिक्षकों को इन कार्यों में संपादन में प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रदान करता है। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, ठीक है, जैसे एजुकेशन चैनल, एजुकेशन रेडियो, एजुकेशन चैनल का मतलब शैक्षिक दूरदर्शन, ठीक है, आदि के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, उनको प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी होता है हमारा केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीफा। नीफा के उद्देश्य लिखिए या नीफा का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो निम्न है राज्य सरकारों तथा शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श देना, इसका मुख्य कार्य होता है। शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संबंधी जो भी शोध करने हेतु विभिन्न संस्थाओं का सहयोग करना, उन पर आधारित शोध पत्र तैयार करना, उनका प्रकाशन करना, ये सभी नीफा का ही कार्य होता है। विचारों एवं समाचार पत्रों का आदान प्रदान करना, देश विदेश की विभिन्न शैक्षिक एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों के परस्पर सहयोग करने की व्यवस्था करना ही नीफा के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बेसिक शिक्षा परिषद जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना जो हुई थी 1972 में की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश SCERT की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की SCERT की स्थापना लखनऊ में 1981 में की गई थी। ये भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ शैक्षिक जो सत्र होते हैं इनको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ में 100% श्योर बनते ही हैं। ठीक है, तो इनको विशेष रूप से तो राज्य शिक्षा संस्थान के 3 कार्यों की विवेचना लिखिए, यानी जो राज्य शिक्षा संस्थान होते हैं उनके मुख्य कार्य रूप से कार्य क्या होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो 3 ही पूछे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो निम्न कार्य होते हैं जिसमें शिक्षा एवं शिक्षण संबंधी शोध कार्य करना, उन पर उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का लेखन संशोधन कार्य संबंधी कार्य करना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षकों प्रवक्ताओं की अध्यापकीय शिक्षण में अकादमिक यानी कि उनको प्रशिक्षण एक रूप से प्रकार से देना, ये भी उनका ही कार्य होता है। राज्य शिक्षा संस्थान के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो राज्य विज्ञान संस्थान जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के प्रमुख 2 कार्य बताइए। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के प्रमुख 2 कार्य जो हैं वो निम्न हैं। प्रारंभिक स्तर के विज्ञान एवं गणित की पाठ्य पुस्तकों को लेखन संशोधन व परामर्श देना, इसका प्रमुख कार्य है। विज्ञान एवं गणित की उन्नतशील बनाने हेतु शोध कार्य करना, यानी विज्ञान तथा जो गणित है उसको उन्नतशील बनाने हेतु उस पर शोध कार्य करना, इसका मुख्य रूप से भी कार्य है। नेक्स्ट है आपका राज्य हिंदी संस्थान का कार्य
कार्यालय कहाँ पर है या कहाँ है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो हिंदी संस्थान SCERT एक अनुषांगिक संस्थान है जो कि बनारस में स्थित है, यानी कि इसका जो कार्यालय है राज्य हिंदी संस्थान का वो कहाँ पे है, वाराणसी यानी कि बनारस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर है। तो राज्य परियोजना का जो कार्यालय है वो लखनऊ में स्थित है, ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, राज्य हिंदी संस्थान के कोई दो कार्य लिखिए। तो इसके जो कार्य हैं वो निम्न हैं, हिंदी व संस्कृत भाषा हेतु शोध अनुसंधान कार्य करना, उनको प्रोत्साहित करना, प्रारंभिक शिक्षा हेतु हिंदी व संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों के लेखन अनुश्रवण उनकी समीक्षा करना, उसमें संशोधन सुधार करना, इनके भी मुख्य कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान शाला का परिचय दीजिए। ठीक है, तो मनोविज्ञान शाला जो उत्तर प्रदेश की है वो आचार्य निर्देश समिति के द्वारा संशोधित पर गठित की गई थी, जो उत्तर प्रदेश शैक्षिक विभाग के तत्वावधान में इलाहाबाद में 1947 में की गई थी, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मंडलीय स्तर पर खोली गई थी, 10 मंडल हैं हमें। तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना के 3 उद्देश्य बताइए, यानी कि इसको स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य क्या कुछ रहे थे। ठीक है, तो इसके उद्देश्य थे वो निम्न है, विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक व्यावसायिक तथा व्यक्तिक निर्देशन एवं परामर्श देने हेतु इसकी उपयोगिता महसूस हुई थी, शिक्षकों को मनोविज्ञान व प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझने की क्षमता का डेवलप करने में हुई थी, यानी पहले शिक्षक जो हैं विद्यार्थियों को पढ़ें उसके बाद पढ़ाएं, शिक्षक उपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान करने के हेतु इसकी उपयोगिता हुई थी, तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका, ब्लॉक संसाधन केंद्र के अकादमिक कार्य क्या बताइए। तो ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, तो विद्यालय भ्रमण एवं शैक्षिक अनुसमर्थन करना, इनके जो कार्य हैं वो निम्न हैं, इसके अंतर्गत आप पॉइंट डाल के लिखेंगे। विद्यालय के श्रेणीकरण जिसका आधार भौतिक वातावरण, शिक्षक एवं शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन होता है। बैठकों एवं गोष्ठियों का आयोजन करना कि सप्ताह के अंतर्गत कितनी बैठक होनी है, माह के अंतर्गत आदि का, प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, ये एक ब्लॉक स्तर पर कार्य हैं जो अकादमिक के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NPRC का क्या मतलब होता है। तो NPRC का अर्थ होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ठीक है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र जो कि ब्लॉक स्तर पर खोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1992 को राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली थी इसको। तो भारतीय का संविधान के अनुच्छेद 2 से के अंतर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 अगस्त 1972 को इसकी स्वीकृति जो है प्रदान की थी, तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण बजट में दिनांक 19 अगस्त 1972 को इसकी प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, तो याद रखेंगे कब स्वीकृति दी गई थी और प्रकाशित कब हुआ था। ठीक है, 17-19 अगस्त, ये विशेष याद रखना है। अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय जो होती है, ठीक है, CTE के 2 उद्देश्य लिखिए या बताइए। तो माध्यमिक स्तर से अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना, ये उसका कार्य होता है। नवाचार संबंधी प्रशिक्षण देना, ये CTE का मुख्य रूप से कार्य होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका, सीमेंट का पूर्ण रूप क्या होता है, सीमेंट। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्टकट रूप है, ये याद रखना होगा। ठीक है, कई बार पूर्ण रूप चले जाता है, आप कहोगे सीमेंट कौन सा सर, ये ध्यान में रखना है। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि सीमेंट का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, राजकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो शारीरिक शिक्षकों को जो तैयार करने वाला जो विद्यालय है वो इलाहाबाद और रामपुर में स्थित है, जो शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में कार्यरत है या करता है कार्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रबंधन प्रक्रिया के अंग जो हैं मुख्य रूप से निम्न हैं, जिसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण और सामंजस्य आदि ये उसके प्रबंधन प्रक्रिया के अंग के रूप में जाने जाते हैं और ये अहम भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन सी भौतिक संसाधन आते हैं। ठीक है, तो भौतिक और अंग ये दोनों ध्यान में रखने हैं। जैसे मुख्य अध्यापक का कक्ष है, जिसे हम कार्यालय कहेंगे, स्कूल कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, शौचालय, खेल मैदान, पुस्तकालय, छात्रावास आदि, ये विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक संसाधन जिनका यूज जो बालक और शिक्षक के रूप में किया जाता है, यानी शिक्षक यहाँ पर जो उपस्थित है विद्यालय में, वो सभी भौतिक संसाधन के रूप में करेंगे। नेक्स्ट है आपका, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के जो घटक हैं वो निम्न है, जिसमें शिक्षक है, बालक है, समुदाय आदि, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। लर्निंग कॉर्नर का अर्थ क्या होता है, यानी कि सीखने का कोना। ठीक है, अर्थात जहां रहकर बालक शैक्षिक गतिविधियां सीखता है वह आपका लर्निंग कॉर्नर कहलाएगा।
कक्षा में पढ़ाई जाने वाली दो पाठ्य पुस्तकों की संख्या तथा नाम बताइए। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली, ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। गिनतारा, कलरव, रेम्बो आदि, कोई भी बुक लिख सकते हो आप सेकंड क्लास की। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो पाठ्य पुस्तकों के विकास में जो मुख्य बिंदु हैं वह है विषय सामग्री, छात्रों की मानसिक स्तर का ध्यान रखना जाता है कि छात्र जिस क्लास में है या किस मानसिक स्तर के हैं, यहाँ पर उनके अनुकूलन का ध्यान रखा जाता है। चित्र एवं उदाहरण आदि, जिसे हम मुद्रण सामग्री बोलते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही होनी चाहिए। ठीक है, उनकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है आपका सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। ठीक है, तो सामान्य जो विद्यालय होते हैं, इस तरह से जनरल स्कूल जो होते हैं उसमें कक्षानुसार यानी विभिन्न क्लासों के अनुसार बनाई जाती है, अध्यापकों के अनुसार बनाई जाती है, वहाँ पर कितने अध्यापकों का स्टाफ है और कितनी क्लास हैं उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चों में प्रोजेक्ट कार्य करने की उपयोगिता बताइए, यानी प्रोजेक्ट कार्य से आखिर बच्चों में क्या कोई किस गुण की विकास होता है या ये भी पूछा जा सकता है। तो बालकों को आत्म प्रेरित करना यानी कि मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, बालकों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करने के लिए जो है बालकों में एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, जिसमें बालक अपने अपनी सृजनात्मक शक्ति के अकॉर्डिंग एक बेहतर प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं, जिससे शिक्षक उनके सृजनात्मकता का आंकलन करता है एक और उनको गति भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक भ्रमण का महत्व क्या है। शैक्षिक भ्रमण का मतलब एक तरह से व्यवहारिक आभास करना, यानी भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि में भ्रमण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भ्रमण का अर्थ यही होता है शैक्षिक भ्रमण का, एक तरह से वहाँ देख करके, जान करके, बूझ करके, यानी अनुभव प्राप्त करके एक वह जो फील, ठीक है, प्राप्त करना एक तरह से आपके शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट आपका खेल कूद से बच्चों के किन किन पक्षों का विकास होता है। तो बालक जो होते हैं वो खेल प्रिय होते हैं, जिसमें बालकों के खेल कूद से शारीरिक विकास भी होता है, उनके मानसिक विकास भी होता है, चारित्रिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि ये सभी विकास होते हैं वो खेल खेल की भावना से डेवलप होते चलते हैं और विद्यार्थी को खेल खेल में भी अध्ययन भी कराया जाता है। नेक्स्ट आपको शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए, यानी ऐसी पंजिकाएं जिसे हम रजिस्टर बोल सकते हैं। तो अध्यापकों की जो उपस्थिति रजिस्टर है, यानी कौन अध्यापक उपस्थित है कौन नहीं है, तो उपस्थिति रजिस्टर है, वेतन रजिस्टर है, मिड डे मील रजिस्टर है, सेवा पुस्तिका है, पत्र व्यवहार रजिस्टर आदि, ये सभी की जो है वो इनकी पंजिकाएं हैं आदि, ये ध्यान रखना है विशेष आपको। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं, ये भी विशेष ध्यान रखना होगा। वित्तीय यानी जो विद्यालय प्रबंधन की जो वित्तीय यानी जो बजट का लेखा जोखा रखते हैं वो आपके वित्तीय अभिलेख के अंतर्गत आएंगे, जैसे कि कैश बुक है वहाँ की। ठीक है, शुल्क एकत्रीकरण के रजिस्टर है, कितने विद्यार्थियों के द्वारा क्या क्या शुल्क आया है, वेतन का भुगतान, रख रखाव, मिड डे मील आदि की पूरा एक तरह से बजट का तैयार करके एक अभिलेख, यानी कि जिसे वित्तीय अभिलेख या वित्तीय डायरी भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है आपका बीआरसी तथा एनपीआर में क्या अंतर है। बीआरसी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआर जो होती है न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां कार्य करते हैं। सबसे बड़ी इन दोनों में समानता यही है कि ये शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, बल्कि बीआरसी जो होता है वो ब्लॉक स्तर पर होती है, लेकिन एनपीआरसी होती है वो पंचायत स्तर पर होती है, यानी न्याय पंचायत स्तर पर होती है। अंतर ये है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण का हमारा अर्थ यह है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य परियोजना का कार्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी याद रखेंगे। प्रबंधन में से किस आपका क्या आशय है, जो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, परस्पर व्यक्तियों के सहयोग के द्वारा एक कुशलतापूर्वक कार्य कराने की क्षमता या कुशलता ही आपका प्रबंधन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी जो क्लास शिक्षण है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, वहाँ पर विद्यार्थियों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था किस प्रकार की है, वहाँ की अन्य जो सामग्रियाँ वो निम्न है, जैसे श्यामपट है, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि, ये सभी वहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित होनी चाहिए एक विशेष क्लास में। ठीक है, ताकि विद्यार्थी अपना जो ध्यान है टोटल फोकस अध्ययन पर कर सकें। नेक्स्ट आपका मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के जो घटक हैं वो निम्न हैं, जिसमें प्रधानाध्यापक आता है, अध्यापक, छात्र समुदाय, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक एवं अभिभावक, छात्र संघ, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे ये भी।
नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षक के गुण लिखिए। तो एक प्रभावी शिक्षक के गुण के क्या होने चाहिए या उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, या एक सफल शिक्षक जो होता है उसके क्या गुण होने चाहिए। तो एक जो सफल शिक्षक होता है, एक प्रभावी व्यक्तित्व वाला जो शिक्षक होता है, उसके निम्न गुण उसके अंतर्गत होने चाहिए। एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। ये विशेषता ये होती है, याद रखना। एक सफल और एक व्यक्तित्वनिष्ठ जो शिक्षक होगा वो छात्रों से स्नेह प्रेमी होगा, ठीक है, और उनकी जो भी कठिनाइयाँ होंगी किसी भी स्तर की हों उनके शैक्षिक स्तर में, तो उनको दूर करेगा तत्काल। अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेहपूर्व प्राप्त कर सक्षम होना चाहिए। यानी उसका व्यक्तित्व एक ऐसा होना चाहिए जैसे सामाजिक क्रियाकलापों के रूप में एक स्नेहपूर्व होना चाहिए। अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान भी होना चाहिए। ये भी विशेष ध्यान है क्योंकि भिन्न भिन्न विद्यार्थी उसको आदर्श के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। और अध्यापक को अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार पाठ्योत्तर क्रियाओं को एवं खेलकूद में सहयोग प्रदान करना चाहिए। छात्रों को भली भांति प्रशिक्षित करके विद्यालय के अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील और तत्पर भी रहना चाहिए। एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों की आमंत्रित करना आवश्यक होता है, इसलिए आमंत्रित करना चाहिए तथा उनके समक्ष विद्यालय की प्रगति एवं योजना को संतुलित रूप में रखना चाहिए कि हमारा विद्यालय ऐसे क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, हमारी आगामी योजना ये है। तो जिससे क्या होगा, एक छात्र के जो अभिभावक हैं और एक शिक्षक है उनके बीच में अंतःक्रिया एक का जो स्तर है वो बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी जो अध्यापक अनुदान धनराशि होती है उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका भिन्न रूपों में किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, जिसमें विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, यानी कोई भी हमारे जैसे कि मैथ्स से हैं या साइंस से हैं या सोशल साइंस से हैं आदि जो सब्जेक्ट हैं उनके जो उपकरण हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न लाइब्रेरी में विद्यार्थियों का अगर उनका कोई भी रख रखाव में टूटन हो चुकी है तो उनके मरम्मत हेतु किया जा सकता है। बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर जो होता है उसकी व्यवस्था हेतु, ठीक है, चटाई आदि खरीदने में। आवश्यक स्टेशनरी, जो विद्यार्थी अति गरीब परिवार से होते हैं तो उनको लिए स्टेशनरी यानी पेन पेंसिल पेपर आदि। तो पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर आदि के हेतु। नक्शे, ग्लोब, दीवार घड़ी आदि खरीदने हेतु। विद्यालय की साफ सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ादान आदि, कीटनाशक यंत्र क्या छिड़काव में भी इसके खर्च किया जा सकता है। और विद्यालय के सौंदर्यीकरण हेतु, या सौंदर्यीकरण का मतलब होता है उसकी सजावट हेतु गमले, पौधों के माध्यम से आदि के। और प्रधानाध्यापक को जो कक्ष है उसको सुसज्जित करने हेतु भी इसका जो अनुदान है वो प्रधानाध्यापक जो अनुदान है अध्यापक उसको भी खर्च किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, पाठ्य पुस्तकों की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। एक जो पुस्तक होती है एक तरह से हम कहें एक आदर्श पुस्तक के रूप में होनी चाहिए, इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। तो निम्न विशेषता होनी चाहिए। चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। प्राइमरी में आप सभी अच्छी तरीके से विदित हैं कि 1 to 5 के लिए विद्यार्थियों को जैसे मुद्रा प्रिंट सामग्री बोलते हैं, यानी चित्रों के माध्यम से, ठीक है, कहानी और प्लस चित्र, जिससे क्या वो विद्यार्थी उसका जो उसकी अपनी सृजनात्मक शक्ति के द्वारा वहाँ का जो एक तरह से व्यवहारिक ज्ञान है वो प्राप्त कर सके। पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, बच्चों को अपने आप में सीखने के अवसर प्रदान करती हो, बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन करने के अवसर हो। जैसे लास्ट में लगा होता है एक पेज, अध्याय के हमने सीखा, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों के बच्चों में जिज्ञासु बनाया जा सकता है। पाठ्य वस्तु बच्चों को स्तरानुकूल एवं रोचक होनी चाहिए, यानी बच्चे किस स्तर के उनके अनुकूल उनकी रुचि के अनुसार भी होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं, जिसे हम समावेशी शिक्षा के रूप में भी नाम दे सकते हैं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बाल बालिकाओं को शिक्षा सामान्य बालकों की तरह पूर्ण की जाए उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाइट मेंटर कौन होते हैं। तो डाइट मेंटर यानी कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़कर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करना या उनका कार्य होता है जो डाइट मेंटर कहलाते हैं। जिसमें हमारी जो भी कठिनाई आ सकती हैं वो जो निम्न है, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूति कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात उनके समाधान हेतु उपाय भी करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री एवं अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। खेल गतिविधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित किया जाता है इनके द्वारा। विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने में विद्यार्थियों के बच्चों के शारीरिक स्वैच्छिक आदि के संबंधों में उनसे शिक्षकों से बातचीत कार्य योजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में भी सहायता देते हैं। ये डाइट जो मेंटर होते हैं समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना, समाज के वंचित वर्ग को बच्चों तथा विशिष्ट व्याख्या वाले बच्चों को नामांकन एवं जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनको पुनः नामांकन करने में सक्रिय योगदान देना, ये डाइट मेंटरों के कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, एनपीआरपी समझ चुके हैं, न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र जो होता है। ठीक है, तो इसके कार्य जो है वो निम्न है। न्याय पंचायत समन्वयक प्रत्येक विद्यालय माह में 1-2 बार पर्यवेक्षण करके प्रबंधन संबंधी जो भी समस्या होती है उनको ज्ञात करते हैं तथा उनका समाधान सुझाते हैं, या स्वयं से होता है यानी उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हैं। ठीक है, न्याय पंचायत समन्वयक शैक्षिक प्रबंधन न हेतु अध्यापकों नवीन शिक्षण विधियों का प्रदर्शन करते हुए ज्ञान कराते हैं, ये जिससे शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जा सके, उनको प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, न्याय पंचायत जो समन्वयक विद्यालय भवन की स्थिति एवं उसके लिए अनुमति जो धन होता है, अनुमानित जो धन होगा की आवश्यकता की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को देना, जो कि न्याय पंचायत के अंतर्गत जो एनपीआरसी के जो कार्य हैं उसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है आपका खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसके सिद्धांत जो है वो निम्न प्रकार हैं या निम्न है, इस तरह भी लिख सकते हैं। प्रत्येक छात्रों को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। ठीक है, खेलकूद पर कुछ ही छात्रों को एकाधिकार न होना देना, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना, क्योंकि प्रत्येक खेल के अपने कुछ अलग नियम होते हैं नियमों के हिसाब से, जिसमें उनके अनुशासन और सामाजिक गुण दोनों डेवलप हों। खेल के अवसर पर अध्यापक की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उनका आकलन या मूल्यांकन भी एक अध्यापक के रूप में किया जा सके और उनका मार्गदर्शन भी किया जा सके। कक्षा बार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहिए। ठीक है, खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना चाहिए कि मौसम किस तरह का है, किस तरह आपको खेल खिलाने चाहिए। जैसे अत्यधिक गर्मी है तो विद्यार्थियों को खेल ना खिलाना चाहिए, जैसे सर्दियों में खेल खिलाना चाहिए आदि, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्थानीय खेलों का भी समावेश किया जाना चाहिए, यानी यहाँ वहाँ जो स्थानीय है वहाँ के खेल क्या क्या हैं उनको भी विद्यालय स्तर पर उन्हें समावेश किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका लोच का सिद्धांत। ठीक है, जिसे लचीला सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रबंधन साधन न है न कि साध्य, इसके रूप में आप अध्ययन भी कर चुके हैं। साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए, साध्य तो बालक के व्यक्तित्व को बहुमुखी विकास है। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, परीक्षा, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। यानी एक तरह से हम कहें विद्यालय का जो प्रबंध किया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से, ठीक है, तो उसमें लोच का सिद्धांत यानी कि लचीलापन विशेष रूप से होना चाहिए। ठीक है, यही आपका लोच का सिद्धांत है, उसकी जो भिन्न भिन्न गतिविधियां हैं। नेक्स्ट आपका शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। विद्यालय सत्र से प्रारंभ होने से पूर्व जो कैलेंडर तैयार किया जाता है, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, तिथि प्रवेश, विद्यालय चुनाव, वार्षिक समारोह, अभिवादन सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां पहले से ही तय कर ली जाती हैं, वही शाला कैलेंडर कहते हैं या विद्यालय कैलेंडर इसको कहा जाता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको अच्छे तरीके से ये फॉर्म फिल कर दिया है हमने, तो आप एक अच्छे रूप से एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि एग्जाम से पहले हमें ये सब्जेक्ट को इतना समय देना और इतने समय में पूर्ण करना है, फिर उसका रिवीजन करना है। ये सारे आपके निर्धारित उद्देश्य होते हैं। वही विद्यालय के जो निर्धारित उद्देश्य होते हैं वो पहले से ही विद्यालय का जो सत्र आरंभ करने से पूर्व ही तैयार कर लिए जाते हैं, वही आपका शाला कैलेंडर कह लें या विद्यालय कैलेंडर इसको कह लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, वाचनालय समझ पा रहे हैं आप, वाचनालय का स्थान जो शांत, सुसज्जित एवं आरामदायक होना चाहिए, यानी कि एक लाइब्रेरी। ठीक है, वाचनालय में प्रकाशन में वायु संचरण की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह हम बोलते हैं कि जो हमारा विद्यालय का जो रूम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, खुले एक शुद्ध और स्वच्छ वायु के वस्त होना चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार एक वाचनालय होना चाहिए जिसमें वायु और प्रकाश की दोनों की जो है एक समुचित व्यवस्था हो। ठीक है, जिससे कि विद्यार्थियों को जो पाठ्य कार्यक्रम है या सामग्री जो है उसमें दुविधा ना हो। नेक्स्ट आपका पाठ्य सहगामी क्रियाओं या क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो इसके उद्देश्य जो है वो निम्न है, शारीरिक विकास के हेतु, संवेगात्मक विकास हेतु, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हेतु, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जनतांत्रिक भावना का विकास, बच्चों के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। या आप ये कह सकते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास करना, जिसमें शारीरिक, संवेगात्मक, उनका बौद्धिक और सामाजिक आदि सभी इसमें श्रृंखलित है, यानी कि इसमें ही इंक्लूड है। प्रबंधन के प्रमुख घटकों के नाम उल्लेख कीजिए। तो जो घटक हैं वो निम्न हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा के विकास का लक्ष्य निर्धारित करने में, नियोजन के कार्यक्रम में, कार्यक्रमों की व्यवस्था किस प्रकार की करनी है उसके संचालन में, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करने में आदि में इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ लिखिए। ठीक है, शिक्षक संदर्शिका आखिर होती क्या है तो इसको समझना होगा। तो इसके लाभ सबसे पहले तो शिक्षक संदर्शिका यानी वह पाठ योजना शिक्षक के द्वारा तैयार की, यानी किस कालांश में कितना कुछ पढ़ाया जाना है। एक तरह से जैसे हम कहें कि प्रस्तावना,
आदि तैयार करना, वह शिक्षक संदर्शिका कहलाएगी। तो इसके पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। इसमें पढ़ाने में आसानी होती है, यानी अगर आपने प्रस्तावना के तहत पाठ्य सामग्री के क्या क्या फॉर्मेट तैयार करते हैं, इस तरह शिक्षक जो संदर्शिका है आपने तैयार कर ली, तो जो आपकी पठन पाठन की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है। प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए स्पेस बॉक्स दिया जाता है, जिसमें अध्यापक स्वयं नवीन विधियाँ लिखते हैं। प्रारंभ में सामान्य जानकारी देकर के शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं या अपनाई जाती हैं, और वहाँ पर जो अपने ही जाने वाली जो सावधानियाँ हैं स्वयं न करके सीखने के अवसर भी दिए जाते हैं विद्यार्थियों को, कि कितना रेमेडियल किया, क्या कुछ किया आदि इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए, यानी अगर जिले स्तर पर जो डाइट खोले गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इनकी स्थापना का उद्देश्य जो है संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा की संकल्पना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मानना है कि शिक्षा का एक समान ढांचा हो तथा सभी के लिए शिक्षा नीति तथा प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हों तथा उपलब्धि स्तर में समानता लाने के लिए न्यूनतम अधिक स्तर का समावेश हो। इसके लिए विभिन्न जिला स्तरों पर जिला प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका सफल नेतृत्वकर्ता के दो प्रमुख गुण लिखिए। एक सफल नेतृत्वकर्ता के कुछ गुण यानी सबसे विशेषता कह लें हम या गुण होने चाहिए, तो इसके जो निम्न गुण हैं वो होने चाहिए। नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुणों में प्रथम है कार्यकर्ताओं के साथ एक रूपता की भावना, यानी सभी के साथ एक स्नेहपूर्ण समान रूप से व्यवहार करना। नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि वह किन व्यक्तियों के साथ काम कर रहा है उनमें समरूपता स्थापित करे। दूसरा यह कि दूसरे के सदस्यों को संतुष्टि, नेता जिस समूह के सदस्यों को नेतृत्व कर रहा है वह जितने संतुष्ट होंगे उतना ही वह उसका सफल नेतृत्व होगा। यानी एक तरह से हम कहें कि उसकी एक रूपता यानी सभी के प्रति समान भावना का उसमें गुण होना चाहिए, और वह जिन भी साथियों के साथ वो कार्य कर रहा है एक दूसरे समुदाय के साथ उनको पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान कर रहा हो उनके अपने वचनों के माध्यम से। ठीक है, तो जब तक वह पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे तभी वह एक सफल नेतृत्व या सफल नेतृत्वकर्ता कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं, यानी जो आपका विद्यालय परिसर है आप पर्यावरण का संरक्षण करना है तो आप क्या कर सकते हैं एक विद्यार्थी होने के नाते। इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है। तो विद्यालय भवन को इसके आसपास के आपके क्या करना चाहिए, विद्यालय जो भवन होता है उसके आसपास एक वृक्ष लगाना चाहिए, जिससे जो उनका विद्यालय जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा आपका एक स्वच्छ वायु युक्त हो जाएगा। ठीक है, खेल के मैदान हुए तो चिकनी एवं पानी सूखने वाली मिट्टी का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी जहाँ पर आपने खेल का मैदान बनाया गया है वहाँ पर जो मिट्टी डाली गई जाए वो चिकनी एवं पानी सूखने योग्य, ना कि वहाँ पर बारिश भी हो तो आपको खेलने योग्य जमीन मिल सके। नेक्स्ट आपका विद्यालय भवन के उद्यान में सामयिक फूल लगाने चाहिए व उद्यान के चारों ओर कांटे वाले तार लगाने चाहिए। ठीक है, अगर आपने वहाँ उद्यान यानी एक बाग बगीचा तैयार किया है तो सामयिक फूल का मतलब होता है उस समय के अनुरूप किस तरह के वहाँ पुष्प होने चाहिए वह लगाना चाहिए, और उसकी तरफ कटीले यानी कि उसकी ट्रेसिंग कर देनी चाहिए जिससे उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए। दीवारों तथा मुख्य भवनों पर सफेदी हुई हो। ठीक है, मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंटों की पक्तियों में जो सफ़ेद रंग की हो पुती हो, और ये मुख्य मार्ग पर गेट भी हो, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली दो क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। यानी प्रार्थना स्थल जो प्रांगण होता है विद्यार्थियों में, तो वहाँ पर विद्यार्थियों के जो व्यक्तित्व को डेवलप करने वाली कुछ जो विशेषता हैं उनको उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले जैसे ही आप मान लीजिए आप एक टीचर हैं, तो जब आप विद्यार्थी जब सभी एक प्रांगण रूम में यानी कि जो प्रार्थना स्थल में उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा जो उनके टैगलाइंस यानी विभिन्न नेता राजनेताओं की कुछ टैगलाइंस उनके जीवन की सांस्कृतिक बातें और उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, उनको बताया भी जाता है। तो ये सब उनकी प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे कि बच्चों की साफ सफाई तथा जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु उनको मोटिवेट करना कि विद्यार्थियों या बच्चों आप स्वच्छ रहोगे तो यानी उनको मोटिवेट करना। किसी महापुरुष द्वारा धर्मिक वर्णित ग्रंथ यानी सदवाक्य जिसे हम बोलते हैं, एक जो वाक्य होता है सदवाक्य, ठीक है, को उसको विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे कि वो उसको आचरण में ढाल सकें और उनका अनुसरण कर सकें, उससे मोटिवेट हो सकें। उस दिन के एक प्रमुख समाचार या जिसे सुविचार बोलते हैं हम, ठीक है, वो अभी वहाँ पर दिए जाने चाहिए प्रार्थना स्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किन ही दो शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण की महत्ता का उल्लेख कीजिए। यानी क्या शिक्षक उपकरण है, उनकी महत्ता क्या होनी चाहिए। शैक्षिक उपकरण जैसे कि श्यामपट, ठीक है, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र तथा आकृतियाँ, ग्राफ आदि, ये सभी क्या है हमारे TLM है यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल साधन है।
और इनकी सहायता से जो ज्ञान अगर दिया जाता है तो वो अधिक स्थायी हो जाता है और बालक भी इसमें पढ़ने में रुचि लेते हैं और शिक्षण भी प्रभावी होता है। तो जो श्यामपट्ट जो सबसे मुख्य बिंदु को लिखकर समझाया जा सकता है, यानी छोटे से छोटे बिंदु को भी स्पष्ट रूप से इस पर लिख करके व्याख्या की जाती है, तो अहम साधन होता है विद्यार्थी के लिए श्यामपट्ट और शिक्षक के लिए भी श्यामपट्ट। ठीक है, तथा गणित की विज्ञान की कक्षा बगैर ब्लैक बोर्ड के संभव नहीं हो सकते। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दूरदर्शन बालक देखकर सुनकर उसे उचित प्रकार से ग्रहण भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। एक तरह से ये पूछा जाता है कि विज्ञान के शिक्षण जो होता है उसमें लाइब्रेरी या प्रयोगशाला जो होती है उसका महत्व अपने शब्दों में बताइए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे, विज्ञान वह तथ्य है जिसकी प्रामाणिकता प्रयोगों द्वारा सिद्ध की जाती है। एक तरह से हम कहें कि करके सीखना। अतः इस विषय को मौखिक रूप से या पुस्तकों द्वारा पढ़ा करके अच्छे ढंग से नहीं समझाया जा सकता जब तक इसको प्रैक्टिकली यानी करके नहीं सिखाया बताया जाएगा। इसके लिए छात्रों को निरीक्षण और प्रयोग करने की आवश्यकता होती है तथा छात्र सैद्धांतिक रूप से सीखी हुई बातों को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग करता है। यानी जो सैद्धांतिक हमने जो सिद्धांत पुस्तकों के द्वारा पढ़ाए हैं उसको वास्तविक स्थिति में प्रयोग के माध्यम से करके सीख करके उसको प्रयोग करता है, सीखता है वास्तविक परिस्थिति में। इससे बौद्धिक विकास उनका तो होता ही है तथा उनकी तर्क शक्ति और निरीक्षण शक्ति भी उनकी विद्यार्थियों की बढ़ती है। ठीक है, तो ये था मित्रों हमारे द्वारा बिग मैराथन क्लास जो कि आपके द्वितीय प्रश्न पत्र की थी। उम्मीद करता हूं मित्रों ये हमारे द्वारा बिग मैराथन क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी आपके चतुर्थ सेमेस्टर के लिए। तो वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर तो बनता है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।